A very pleasant morning to everyone. Welcome to White and Neat चैनल। आज हम शुरू करेंगे जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन के अंदर जो हम यूनिट को कर रहे थे। उसमें हमारे 3 चैप्टर्स आते हैं, जिसमें पहला चैप्टर का नाम था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, सेकंड का नाम था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड आज उस यूनिट का आखिरी चैप्टर है और उस चैप्टर का नाम है इवोल्यूशन। अब इवोल्यूशन जो हमारा चैप्टर है, सबसे पहले तो देखिए, अकॉर्डिंग टू HBSC, अगर आप दीपक की बुक को देखेंगे तो उन्होंने इस यूनिट का जो वेटेज दिया है वो दिया है 20 मार्क्स का, मतलब 20 नंबर का। 20 मार्क्स आप समझ सकते हो कि ये 3 चैप्टर आपको पास के करीब ले जा सकते हैं, क्योंकि 70 में से आपको 23 ही लेने होते हैं अगर आपको पास होना है। तो अगर आप इन 3 चैप्टरों को कर लेते हो तो आप ये मान लो कि आप मिनिमम आराम से क्वालिफाई वाला एरिया क्राइटेरिया को पहुंच जाओ। तो अब मैंने आपको जो पहले 2 चैप्टर करवाए हैं उनमें भी हमने यही करा है कि पहले क्या है, रिवीजन करा, फिर साथ में क्या है PYQ, फिर उस दूसरे में भी क्या है, रिवीजन और साथ में PYQ। इसके अंदर भी कोशिश करेंगे कि जो क्वेश्चन है हम क्वेश्चन के साथ में रिवीजन करें। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ? इसीलिए सारे बच्चे क्या है, क्वेश्चन के साथ में रिवीजन। पहले आप समझे भी कि क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद में आप प्लीज नोट डाउन भी करें हर एक चीजों की क्या इंपॉर्टेंट है। इसका वेटेज अप्रोक्सीमेटली 5 या 6 नंबर का है। अगर मैं बोर्ड के अंदर बात करूं तो इस अकेले चैप्टर का तो जो वो वेटेज आएगा वो आएगा 5 to 6 मार्क। तो इतने मार्क्स का इसका वेटेज है, 5 से लेके 6 नंबर का। बिना टाइम वेस्ट करे क्लास को शुरू करते हैं। और उससे पहले ये कि थोड़ी नॉर्मली क्या है, आवाज में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि कोल्ड हो गया, उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत है, तो प्लीज एडजस्ट कर लेना। तो चलो क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या है, पहला जो हमारे पास में है, तो देखिए क्वेश्चन के साथ ही शुरुआत है। पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक गिंको बाइलोबा नाम का प्लांट है। अब उस प्लांट को क्या है, ये माना जाता है लिविंग फोर्स है। ठीक है, मान लिया। इन्होंने अपने आप को चेंज किया है टाइम के अकॉर्डिंग, और वो रेसिस्टेंस है डिजीज के लिए और पेस्ट के लिए, और वो टॉलरेट कर लेता है और बहुत सारी इन्वायरमेंटल कंडीशन को। और इसके बाद में क्या है, और वो लास्ट स्टैंडिंग मेंबर है अपनी पूरी बोटेनिकल फैमिली का। अब बताइए वो किस एग्जाम्पल को बता रहा है, किस फिनोमिना को बता रहा है। स्पीसीशन का मतलब आपको देखो, पहला ऑप्शन है, स्पीसीशन का मीनिंग होता है नई स्पीसीज का बन जाना। तो नया स्पीसीज तो बन नहीं रहा है यहाँ पर, क्या है, क्योंकि वो तो आखिरी मेंबर है और वो अपने आप को अभी तक अपने आप को रोका हुआ है, अपने आप को टाइम के अकॉर्डिंग चेंज किया उन्होंने, और अपने आप को उसके अकॉर्डिंग क्या है, अपने आप को ढाल रहा है, अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, फोसिलाइजेशन? ये भी बिल्कुल भी नहीं। अडेप्टिव रेडिएशन? ये भी बिल्कुल भी नहीं है। तो डी आंसर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। उसने क्या है, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने अंदर चेंज किया, और उन चेंज होने से क्या हुआ, जो वेरिएशन उसमें आ रही थी अपने आप में वो उसको बेस्ट बना रही है उस इन्वायरमेंटल कंडीशन में अपने आप को एडेप्ट करने की। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये एक तरह का क्या हुआ है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। इसका आंसर डी रहेगा। और 2025 में यह आया था, इस बात को ना भूलना। अगला देखिए, लोबफिन, ये किस में इवोल्व हुई है? अभी मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तो ये इवोल्व है एम्फीबिया में। लोबफिन क्या है, एक तरह से आप मान सकते हो कि ये वो स्पीशीज है जिनसे हमारे पास इवोल्यूशन चलता आ रहा है। पहले कौन बना फिर क्या बना, इनको हम देखेंगे। पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्या आएगा। तो इसका आंसर है ए। आगे भी इनाम आ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग ब्रेन साइज ऑफ 1400 cc। अब देखो ध्यान से, ब्रेन को समझने के लिए इंसानों का जो इवोल्यूशन है, ह्यूमन का जो इवोल्यूशन है, पहले आपको मैं बता दूं क्योंकि इस पे क्वेश्चन बहुत सारे हैं ह्यूमन के इवोल्यूशन के ऊपर। अब जो ह्यूमन इवोल्यूशन है, इन्होंने इसके बारे में क्या दे रखा है, सबसे पहले उसी को देखते हैं। कहाँ गया, मे बी यहाँ होगा। ओरिजिन इवोल्यूशन ऑफ मैन, देखिए इसमें क्या दे रखा है। इस वाले पैराग्राफ को, इस वाले टॉपिक को आप बिल्कुल छोड़ के नहीं जाएंगे। ये आपके 26 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं खुद लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्या है, 2026 मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए क्या है, इसको आप बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जा सकते। देखिए इंसानों के अंदर क्या हुआ। अब डायरेक्टली जो हम दिख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू साइंस, साइंस ये नहीं मानती कि हम जैसे हैं वैसे के वैसे ही है। ऐसा नहीं है। देखिए पहले, अबाउट 15 मिलियन ईयर्स एगो, आज से अबाउट 15 मिलियन ईयर्स एगो, MYE का मतलब है मिलियन ईयर्स एगो, एक का नाम था ड्रायोपिथेकस और एक का नाम था रमापिथेकस, ये एग्जिस्ट करे थे। तो कितने साल पहले, 15 मिलियन साल, 15 मिलियन ईयर्स एगो। और 1 मिलियन क्या होता है, 10 लाख के बराबर है।
तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 150 लाख। समझ में आ रहा है? तो 150 तुम्हारे पास। अब ये कैसे थे? इनके ऊपर बहुत सारे हेयर्स थे और ये गोरिल्ला और चिंपैंजी के समान चलते थे। इन्होंने किसके समान होकर यहाँ पे चले? तो गोरिल्ला और चिंपैंजी के समान। अगला यहाँ पर क्या है? रमापिथेकस जो था, ये एक्चुअली इसका जो फोसल है वो मिला था हमको इंडिया के अंदर, और वो है शिवालिक हिल्स ऑफ इंडिया। यहाँ पे दे नहीं रखा उन्होंने, क्या, पर आपको बता रहा हूँ मैं। धर्मापिथेकस ये मेन के समान ज्यादा थे और ड्रायोपिथेकस एप के समान ज्यादा है, देख लो। तो कौन एप के समान ज्यादा है? एप के समान है ड्रायोपिथेकस। ये नाम है, देखो नाम क्या है तुम्हारे पास में। सबसे पहले नाम, अब देखो चलो मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ। इधर देखिए, एक नाम सबसे पहले आया है ड्रायोपिथेकस, प्लीज समझना ध्यान से, हमारी जो बुक ने दिया है इनको हम छोड़ भी नहीं सकते। इसके बाद है रमापिथेकस, रमापिथेकस। इसके बाद है ड्रायोपिथेकस, रमापिथेकस। इसके बाद है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इसके बाद होमो नेंडरथल। ड्रायोपिथेकस, रमापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इसके बाद में तो हमारे पास में होमो हेबिलिस। फिर आएगा होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस, नाम ही कह रहा है इरेक्टस। इसके बाद होमो नेंडरथल, होमो नेंडरथल। और इसके बाद है होमोसेपियंस। तो होमोसेपियंस का नाम तो सबसे आखिर में आ रहा है, आप देख सकते हैं। पहले क्या नाम आया, देखो बताओ यहाँ पर क्या है? ड्रायोपिथेकस सर। और भी बीच में मिसिंग लिंक भी है जो कि हमारी एनसीईआरटी ने दिया भी है। पहला नाम क्या है? इन दोनों को एक साथ दिया, ड्रायोपिथेकस, रमापिथेकस। फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो नेंडरथल और होमो सेपियन सेपियन, जो हम होमो सेपियंस है। अब जो स्पीशीज है वो चल रही है होमो सेपियन सेपियन। तो देखिए इधर ध्यान से, क्या कह रहा हूं मैं आपसे। इन्होंने क्या बताया, कौन तुम्हारे पास में थे यहाँ पे गए, और इनके जो फोसिल है वो डिस्कवर्ड हुए इथोपिया एंड तंजानिया के अंदर। हेडलाइन को बता रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। अगला वो देखिए ध्यान से क्या है, और ये तुम्हारे पास में कहाँ पे वो क्या था, इन्होंने क्या है, दे वोकड अबाउट 3 से 4 मिलियन ईयर्स एगो द मेन लाइक प्राइमेट वोकड इन ईस्टर्न अफ्रीका। वहां पे चले थे, और इनकी हाइट 4 फुट से ज्यादा नहीं थी, और ये तुम्हारे पास सीधे होके चलते थे। इनका नाम जो उन्होंने बताया है। इसके बाद में क्या है, देखो एविडेंस क्या बताते हैं, ये उसके बारे में बता रखा है। होमो नेंडरथल कहाँ गया है? देखे, 2 मिलियन ईयर्स एगो, देखो ये रहा 2 मिलियन ईयर्स एगो। क्या नाम दे रखा है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अब जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है हमारे पास में, ये वाला नाम ड्रायोपिथेकस हो गया, रमापिथेकस, मैंने उसका नाम ऑस्ट्रेलोपिथेकस लिखा है। यहाँ पे नाम है ऑस्ट्रेलोपिथेशियन, ये वाला नाम। ये ईस्टर्न अफ्रीका में थे, वहां पर इनको देखने के मिले, वहीं पर इनके एविडेंस में मिले कि ये पत्थरों से शिकार करते थे। कि यहाँ पे क्या है, स्टोन वेपन का इस्तेमाल करा इन्होंने हंट करने के लिए, शिकार करने के लिए। ऑस्ट्रेलोपिथेशियन ने किसका इस्तेमाल करा है? स्टोन वेपन, पत्थरों का इस्तेमाल करा, उसके हथियार बनाए और उसे अपने क्या है। और इन्होंने फिर ये भी लिखा है कि ये फ्रूट खाते थे, मतलब मीट खाने वाले नहीं थे ये। फिर उन्होंने क्या बताया, इसके बाद फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग, पहली बार इंसानों के समान दिखने वाला जो बन के आया था, उसका नाम था होमो हेबिलिस। तो नाम देखो, पहले क्या नाम आया? ड्रायोपिथेकस और रमापिथेकस। ये कब की बात है? 15 मिलियन ईयर से को। फिर वो कैसे थे? इनके ऊपर हेयर ज्यादा थे, ये गोरिल्ला और चिंपैंजी के समान चलते थे। ड्रायोपिथेकस तुम्हारे पास में था एप के समान, रमापिथेकस था ज्यादा आदमी की तरह, मेन के समान। फिर इनके फोसिल डिस्कवर्ड हुए इथोपिया तंजानिया के अंदर। फिर क्या बताया उन्होंने? 2 मिलियन ईयर्स एगो, आज से 2 मिलियन ईयर्स एगो, 2 मिलियन ईयर्स एगो ऑस्ट्रेलोपिथेशियन जो हमारे पास में है, ये ईस्टर्न अफ्रीका में क्या है, ग्रासलैंड पर वहां मिले। और ये एविडेंस मिले कि ये स्टोन के वेपन बनाकर उनसे अपना शिकार करते थे, और ये फ्रूट खाने वाले थे। पहली बार इंसानों को जैसे दिखने वाला जो होमिनिड था, उसका नाम होमो हेबिलिस था। और इनकी ब्रेन की कैपेसिटी है 650 से लेके 800 वीबीआई। कितनी है बताओ सारे बच्चे? 650 से 800 के बीच में थी इनकी ब्रेन की सीसी, क्रीनियल कैपेसिटी। इसके बाद में जो आए यहाँ पे क्या है, दे प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट, ये भी मीट खाने वाले नहीं थे। फोसिल जो डिस्कवर्ड हुए जावा के अंदर 1891 के अंदर, उन्होंने अगली स्टेज को बताया, उसका नाम था होमो इरेक्टस। और इन ये जो होमो इरेक्टस थे, ये आज से 1.5 मिलियन ईयर से वो थे, 1.5 मिलियन ईयर से वो। और होमो इरेक्टस का जो ब्रेन का साइज था 900 सीसी। देखो इधर, होमो हेबिलिस पहली बार इंसान जैसे देखने को मिले। उनकी ब्रेन की पावर कितनी है?
650 से लेके 800 सीसी। और ये भी मीट नहीं खाने वाले थे जो एविडेंस मिले। और 1891 के 1891 के अंदर जो इनका फोसिल मिला था उससे भी हमें यही पता चलता है। और फिर इसके अलावा होमो इरेक्टस जो है इनका ब्रेन का पावर 900 सीसी है। सीसी का मतलब क्रेनियल कैपेसिटी। ठीक है, ये कहाँ से आ गया भाई, अपना आप ही चल गया। वेट देखें आगे, अगला जो दिखा रखा है इन्होंने क्या है, तो यहाँ पे आया पहली बार होमो हेबिलिस कितना दे रखा है ब्रेन का पावर 600 से लेके आप 800 कर ले, 650 से 800, 650 से लेके 800 सीसी, ये इनकी ब्रेन की पावर थी। और इनकी कितनी थी 900 सीसी। अब बारी है होमो नेंडरथल की, इनका था ब्रेन का पावर एक साथ लिख रहा हूँ 1400 सीसी। और जो हमारे पास में इनका जो है वो है 1450, याद रखना। और आपको बता दूं जिनका हमारी किताब ने कहा भी है इनके बीच में एक हमारे पास में बीच में भी है वो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। और उनका ब्रेन का पावर है 1650 के आसपास सीसी के पावर। तो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट थे वो जो हमसे पहले थे। ये किताब में है, थोड़ा सा मतलब क्या उन्होंने मतलब मिसिंग लिंक में दिखा दिया। जब आप पढ़ोगे किताब ने इसका पूरा नहीं बताया है। और आपको ये जरूर याद रखना है किसकी कितनी है ये ब्रेन की कैपेसिटी वीवीआई की। मैं थोड़ा बड़े में कर दिया आपको समझाने के लिए बताया है। देखिए अगला, होमो इरेक्टस ये मीट खाने वाले थे, ना होमो हेबिलिस और ना हमारे पास होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस खाए तुम्हारे पास मीट खाने वाले। नंदरथल मैन इनका ब्रेन साइज कितना है 1400 सीसी, आ गया जो मैं आपको बता रहा था। और ये कहाँ रहते हैं, नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया, 1 लाख से लेके 40,000 ईयर्स बैक। और ये अपने जो इनके वो थे, जो मतलब इनके संतानें थी, जैसे कोई मर गया तो ये क्या करते थे यहाँ पे क्या है, अपने मरे हुए को दफनाया करते थे। तो उनको बरी करते थे, दफनाया करते थे। और ये उनको क्या है हाइड करते थे और प्रोटेक्ट करते थे। ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से ऐसे इवोल्यूशन ऑफ मैन के अंदर इंसान है, हमारे पास में कौन से ऐसे हैं जो अपने जो मर गए जो डेड हो गए उनको दफनाया करते थे, बरी किया करते थे। इसके अलावा वो यहाँ पर उनको प्रोटेक्ट करते हैं, तो होमोनिडर। इसका ये भी क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है। और ये भी क्वेश्चन है, पीवाईक्यू का मतलब आया हुआ है, इसलिए इसको ना भूलना। समझ में आ गया होगा आपको क्या है। इसके बाद में होमोसेपियंस ये कहाँ पे अराइज हुए हैं, अफ्रीका के अंदर, ये भी क्वेश्चन है पीवाई। और ये वैसे भी क्वेश्चन आया हुआ था बोर्ड में कई बार का, ये बोर्ड मिनिमम मान लो नॉर्मली क्या ब्रेन की पावर पे नीट में क्वेश्चन आया था 19 में। तो बोर्ड में क्या है, ये तुम्हारे पास रिसेंट का ही है, बोर्ड पीवाई की कर लोगे, उम्मीद कर रहा हूँ आप इतना तो। अब देखें आगे, अब चलते हैं वापस से अपने क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या क्वेश्चन है इसका साइज ब्रेन का साइज 1400 सीसी है, तो देख ले सारे बच्चे नंदरथल का। यहाँ पर देखे ध्यान से, इसका कितना था तुम्हारे पास में क्या है होमो हेबिलिस, हमारी बुक में यहाँ पे क्या है इसका वाले का नॉर्मल नहीं बताया, चलो बता रखा है यहाँ पे क्या है 650 से लेके 800। ठीक है, होमो इरेक्टस कितना है 900 सीसी। फिर होमो नेंडरथल कितना है, इसका है 1400। और होमो सेपियंस कितना है 1450। कर लोगे, कितना है होमो हेबिलिस कितना हो गया 650 से 800 सीसी। समझाने के लिए बताया, होमो इरेक्टस 900 और होमो नेंडरथल 1400 और यहाँ पर 1450, 1450 आप कर लोगे इतना। चले अगली स्लाइड, क्वेश्चन अगला है विच फिश लाइक रेप्टाइल इवोल्व 200 मिलियन मिलियन ईयर्स एगो। कौन सा ऐसा रेप्टाइल जो फिश के समान था, टीरानोसोर, ये तो डायनासोर है। इच्टियोसोर ये था, ये भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किसने ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ करा कि लाइफ हमेशा पहले से आती है, जिंदगी अपने आप बन के नहीं आती, याद रखिए। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने कहा जिंदगी अपने आप बन के आ जाती है, जिसको उन्होंने प्रूफ भी करा, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस को, गलत है एकदम। तो लुइस पास्टर वो साइंटिस्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ आंसर ही बोल रहा हूँ, पहले वहां लिखा हुआ है पास्टर। लुइस पास्टर वो पहले वैज्ञानिक है जिन्होंने सबको ये कह दिया जिंदगी अपने आप बन के नहीं आती, जिंदगी हमेशा पहले से जिंदगी से बन के आती है। तो ऑल लाइफ अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ ओनली, या ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो नई सेल या नई लाइफ पुरानी से बन के आती है, एकदम से अपने आप कुछ नहीं बनती। लाइफ डू नॉट अराइज डिनोवो, जिंदगी अपने आप नहीं बनती, डिनोवो का मतलब अपने आप। तो जिंदगी अपने आप नहीं आती है। तो ये किसने कहा था, जब मतलब जिंदगी पुरानी जिंदगी से आती है, तो ये कहा था लुइस पास्टर।
डार्विन नेचुरल सिलेक्शन के लिए बताऊंगा मैं आपको, हेल्डाने और एक का नाम ओपेरिन, ये रसिया के हैं और ये है इंग्लैंड के। और हेल्डाने वो साइंटिस्ट है जो इंडिया में बाद में सेटल हो गए, देखेंगे आगे। इसका आंसर सी है। चलिए अगला, विच साइंटिस्ट स्टेट म्यूटेशन विच कॉज इवोल्यूशन एंड नॉट द माइनर वेरिएशन। देखे ध्यान से क्या कहूं मैं, इनका लेना देना अलग से है। लेमार्क, इन्होंने बताया था, मैं आपको बता दूं, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। इन्होंने जो बताया वो बताया था यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। इन्होंने कहा भाई देखो, अगर आप ऑर्गन को इस्तेमाल करोगे, जो भी पार्ट आप ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो वो खुद को इवोल्व करेगा और नहीं करेगा, इनका ये कहना था। और कुछ पार्ट जिनको आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो वक्त के अकॉर्डिंग अपने आप खत्म भी हो जाएंगे। ये लेमार की थ्योरी थी। मैंने सर ऐसा नहीं होता, मैं भी मानता हूँ नहीं होता ऐसा कि जिन पार्ट को हम इस्तेमाल ना करें तो वो अपने आप खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। इन्होंने कहा था, पर ये डिवरिस ने क्या है, ह्यूजिनोविच का पूरा नाम है। इन्होंने क्या कहा देखो ध्यान से, प्लीज सुनना ध्यान से, आपको दोबारा बता रहा हूँ इस चीज में एक और बार और। म्यूटेशन, इन्होंने कहा था म्यूटेशन जो होती है वो लार्ज है, वो एकदम से होती है, लार्ज है और सडन, अचानक से होती है, बड़ी होती है। और याद रखना इनसे क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। इनसे क्या है, तो लार्ज का नाम बोला, सडन बोला, और इनका ये नहीं पता होता कब होंगी, तो ये डायरेक्शनलेस है, वीवीआईपी। डार्विन ने क्या कहा देखो ध्यान से, डार्विन ने क्या कहा, जो म्यूटेशन है, सुनो ध्यान से, उसने कहा लार्ज है, इसने कहा है म्यूटेशन आर स्मॉल, छोटी होंगी, और ये डायरेक्शनल है। मेरी बात सुनना ध्यान से, गलत कोई भी नहीं है। कहूंगा सर किसकी बात माने, दोनों की बात सही है। एकदम से ऐसा भी म्यूटेशन, म्यूटेशन का मीनिंग क्या होता है, अचानक से होने वाला बदलाव। इन्होंने कहा था म्यूटेशन ऐसा भी होगा जो सडन है, अचानक से होगा, और वो लार्ज है, और उससे बनेगी स्पीसीज, उससे बनेगा हमारे पास एक नया बदलाव, एक नया चेंज। इनका कोडिंग ये भी सही है। और ये डायरेक्शनलेस है, इन्होंने कहा डायरेक्शनल है, वो छोटी होती है वेरिएशन, और उससे इवोल्यूशन होता है। उससे क्या होता है, इवोल्यूशन। इन्होंने कहा दोनों की बात सच है, पर यहाँ क्या पूछा देखिए, वो माइनर नहीं है, तो मतलब मेजर को पूछा है, वो लार्ज वाले को। इसका आंसर आएगा ह्यूजिनोविच, और डार्विन ने अलग बताया। तो ये क्वेश्चन 17 में है। अगला देखिए, हमारी अर्थ कब बनी है, इसका आंसर है 4.5 बिलियन ईयर्स बैक। आपको बता दूंगा मैं, हमारी जो अर्थ का फॉर्मेशन ये है, कितने बिलियन साल पहले अर्थ बनी थी। चलो अगला क्वेश्चन, अभी मैं क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ ये। अभी देखो क्वेश्चन जो पढ़ा था, कौन गोरिल्ला और चिंपैंजी के समान चले थे, बताओ। पहले का नाम बताना, क्या बताया था, पहले का नाम मैंने आपको बोला था ड्रायोपिथेकस और रमापिथेकस। तो किसके समान चलते थे, वोक लाई गोरिल्ला इन चिंपैंजी। तो क्या आंसर आएगा तुम्हारे पास, बताइए सारे बच्चे। इसका आंसर आएगा सी, क्योंकि दोनों ही है, ड्रायोपिथेकस और रमापिथेकस। दे वोक लाई गोरिल्ला इन चिंपैंजी। ड्रायोपिथेकस ज्यादा किसके समान था, एप के समान, और रमापिथेकस किसके समान था, मेन के समान। 15 मिलियन ईयर से वो बताया था। देखो 12 में क्वेश्चन था ये। टर्टल एंड टोटोइज इवोल्व फ्रॉम, ये एम्फीबिया से हो, प्लीज याद रखना, एम्फीबिया आएगा। देखो अब एकदम से क्या कह रहा हूँ, सडन, सडन कह रहा अचानक से। हेरिटेबल चेंज दैट हेल्प इन इवोल्यूशन आर, जो अचानक से होते हैं वो किस में, वो हमारे हेल्प कर रहे हैं इवोल्यूशन में, कौन है वो, वेरिएशंस, अचानक से होती है वेरिएशन, नहीं भी आएगा म्यूटेशन। म्यूटेशन होता ही क्या है, अगर कोई पूछे व्हाट इज म्यूटेशन, म्यूटेशन आर सडन जेनेटिक रैंडम चेंज, अचानक से होने वाला बदलाव है जीन के अंदर, उसको कहते हैं म्यूटेशन। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इवोल्व फर्स्ट, पहले कौन बन के आया, देखो ध्यान से, ये तो इंसान है, होमोसेपियन, ह्यूमन का है, ये भी ह्यूमन का, ये भी ह्यूमन का। और ह्यूमन का किताब में पहला दे रखा है ड्रायोपिथेकस और रमापिथेकस, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 15 मिलियन ईयर्स एगो बन के आए हैं। अगर हम बात करें टीरेनोसोर, ये एक्चुअली डायनासोर का नाम है, ये डायनासोर थे, और डायनासोर इंसानों से पहले आए हैं। तो उन्होंने पूछा पुराना कौन है, में सबसे पहले कौन बना था, तो ये बना था। समझ में आ रहा क्या कह रहा हूँ, डायनासोर इंसानों से बहुत पहले आए, और डायनासोर का पीरियड था जुरासिक पीरियड, इसलिए मूवी बनी पड़ी है जुरासिक के नाम पर। अब मूवी देखने में चले जाना तुरंत ही कि सर ने बोला जुरासिक करके, अभी गूगल मतलब यूट्यूब पे लेक्चर छोड़ो, अभी जुरासिक टाइप कर दिया हो, तो ये नहीं, मैं नाम बताया है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉक अपराइट, बताओ कौन चलते थे वॉक अपराइट। तुम पे छोड़ देता हूँ ये क्वेश्चन, अभी बताया मैंने, जस्ट अभी हुआ है, कर लोगे उम्मीद कर रहा हूँ। अब देखो ये एग्जाम्पल दे रखा है,
थॉर्न ऑफ बुगनवोलियन, टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा, इवोल्यूशन का अभी बता रहा हूँ, वेट करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हेड लार्जेस्ट साइज ऑफ ब्रेन, देखिए रमापिथेकस, इसका तो बताया ही नहीं है, होमो इरेक्टस, और फिर है होमो, यहाँ पे होमो हेबिलिस, इसका कितना होता है 650 से लेके 800, चलो कर लो, ठीक है। होमो इरेक्टस कितना था 900 सीसी, सीसी लिखना ना, लिखो मत लिखो। अब और होमो नेंडरथाल कितना था 1400, बताओ कौन किसका ज्यादा ब्रेन साइज, इसी का आएगा सर। होमोसेपियन देखो आ गया वो, कहाँ पे मिले थे बताओ, पहली बार कहाँ अरोज हुए, अफ्रीका में, तो पूछे तो पेपर में होमोसेपियन कहाँ बन गया है, अफ्रीका के अंदर, वीवीआईपी ये। ना स्पेन आएगा सर, इंडिया कर देते हैं, नहीं भाई हमारा देश है, हमारी कंट्री है, बट इंडिया में नहीं है, अफ्रीका में है, कभी कर लो सर। आप अपने देश से प्यार नहीं करते, यहाँ देश के प्यार व्यार की बात नहीं आ रही ना, अमेरिका आएगा, वो वैसे डेवलप्ड कंट्री है बट इन चीजों में नहीं है, अफ्रीका है। उसका देखो ये सर आपने ही नहीं करवाया, करवा रहा हूँ भाई, वेट कर ले थोड़ा सा बस। यहाँ पे कहाँ है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस वाज नॉट यूज्ड बाय मिलर एक्सपेरिमेंट, चलो उसका आंसर देख लेते हैं एक बार, ये बाद में समझ रहेंगे। थॉर्न ऑफ बुगनवोलियन टेंडर कुकुरबिटा किसको बताता है, इसका आंसर आएगा होमोलोगस ऑर्गन, ठीक है, आंसर दे बता देता हूँ, अभी समझाऊंगा इस टॉपिक को, आ रहा है ये। कौन सा गैस इस्तेमाल नहीं करेगी मिलर के एक्सपेरिमेंट में, 1953 के अंदर मिलर एंड यूरे ने एक्सपेरिमेंट किया था, और उस एक्सपेरिमेंट में याद रखना 1953 के अंदर इन्होंने ऐसा एटमोस्फेयर बनाया जिस एटमोस्फेयर के अंदर जैसा हमारा जब अर्थ बनी थी तब रहा होगा, इन्होंने ऐसी कंडीशन को क्रिएट करना चाहा, तो इन्होंने कौन सी इस्तेमाल नहीं करी थी, उसका आंसर आएगा ऑक्सीजन। मैं आपको बता दूं ऑक्सीजन हमारी शुरुआत में नहीं थी, ऑक्सीजन वक्त के बाद में आई है, इन्होंने गैस को इस्तेमाल नहीं करा है। हाउ मेनी इलियन मिलियन ईयर्स एगो द जोलेस फिश, जिस मछली का जबड़ा नहीं है, जो नहीं है, वो इवोल्व हुई है, तो आंसर क्या आएगा 250, 320, 350, 500, इसका आंसर आएगा 350 मिलियन ईयर्स एगो, मिलियन ईयर्स एगो इन्होंने लिखा नहीं, आप समझ जाना, सब नहीं। हिजडोविच ने किस पे काम करा था, इन्होंने कहा था इवनिंग प्राइमोज, वीवीआई, तभी इन्होंने कहा था म्यूटेशन जो है सडन है, जेनेटिक है और लार्ज है, और एक्चुअली क्या है यही हेल्प करते हैं इवोल्यूशन के अंदर, और डायरेक्शनलेस है, जब इस पे काम कर रहा तभी कहा था। मेमल्स किससे इवोल्व हुए हैं, मेमल्स इवोल्व फ्रॉम बर्ड्स या रेप्टाइल्स, एम्फीबिया, नन ऑफ दीज, तो मेमल्स इवोल्व हुए अकॉर्डिंग टू तुम्हारे पास वो देखा जाए तो वो है रेप्टाइल्स, आंसर है रेप्टाइल्स, बिल्कुल। तो मेमल्स इवोल्व किससे हुए हैं, तुम्हारे पास आंसर तुम्हारी बुक में दे रखा है रेप्टाइल्स का। अब मेमल्स में सारे मेमल्स हैं, जितने भी आप जानवर हैं, कुत्ता का नाम, बिल्ली का नाम, आप जो भी नाम ले, गाय भैंस, सब मेमल है, तो किससे आई यहाँ पे बताओ सारे बच्चे, रेप्टाइल। आइज ऑफ द मेमल एंड ऑक्टोपस, आंख मेमल की और ऑक्टोपस की, तो ये किसके एग्जाम्पल है हमारे पास, इसका आंसर आएगा एनालोगस स्ट्रक्चर है, तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ये आंसर आएगा ए। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन किससे रिप्रेजेंट होता है, इसका आंसर आएगा देखो, ये इन्होंने सबके एग्जांपल दे दिए, आई ऑफ ऑक्टोपस और मेमल, फ्लिपर ऑफ पेंगुइन और स्वीट पोटैटो, और यहाँ पे क्या, तो इसका डी आएगा आंसर, पर ये क्यों लगा दिया, समझाने के बाद तीनों एग्जाम्पल ही सीखे। जो की कॉन्सेप्ट है डार्विन की थ्योरी के इवोल्यूशन के, वो कौन से है, ये मत समझना किसी को आप बताओगे, अब ये सबको बता रहा हूँ, फिक्र ना करे, सबको बता रहा हूँ, फिर ये भी आंसर देख लो, या बाद में देख ले अगर आपको हो तो, सर बाद में बता देना, चलो अब दो ही रह गए, इनको कर लेते हैं। की कॉन्सेप्ट डार्विन थ्योरी के कौन है, तो एक का नाम है हमारे पास में क्या है, ब्रांचिंग डिसेंट, और एक का नाम है नेचुरल सिलेक्शन, ये है मेन, आंसर क्या आएगा, इंडिकेटर ऑफ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, तो इसका जो आंसर आएगा इंडस्ट्रियल पोल्यूशन का, तो देखिए सारे बच्चे याद रखना, जिस एरिया के अंदर भी ज्यादा पोल्यूशन है, जिस एरिया के अंदर भी ज्यादा पोल्यूशन है, वहां पर कभी भी लाइकेन ग्रो नहीं करता। लाइकेन क्या होता है, लाइकेन का मीनिंग होता है एल्गी और फंजाई का रिलेशन, दोबारा यहाँ लिख देता हूँ देखो, एक होता है एल्गी और एक होता है फंजाई, ये इन दोनों का रिलेशन होता है, उसको बोलते हैं लाइकेन, और ये ऐसा है हमारे पास में, जहां भी लाइफ शुरू होती है वहां पर सबसे पहले लाइकेन ही जाता है, और ये कभी भी उस एरिया में नहीं ग्रो करते जहां पर पोल्यूशन, जहां प्रदूषण, इसका आंसर ये आएगा। चलिए अगला, सीलोकेंथ क्या था, एक फिश थी भाई ये, और ये कब मिली थी 1938 के अंदर, और इसको समझा गया कि ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है, मतलब इसको ये माना गया है कि तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है,
तो ये क्या था, एक फिश है 1938 के अंदर, थॉट टू बी एक्सटिंक्ट, बट मिल गई फिर भी। विच ऑफ द फॉलोइंग, अब देखो आगे ना क्वेश्चन, जो अपने उनको प्रोटेक्ट करते थे, हाइड करते थे और बरी क्या करते डेड को, तो कौन था बताओ सारे बच्चे? ड्रायोपिथेकस, रमा, होमेरटस, नंदरथल, नंदन आएगा सर 2023 में। और वो क्वेश्चन सीलोकेंथ का 18 में और 19 में, और ऊपर भी हो गए। पहले मेमल किसके समान थे? श्रू के समान, छोटे जैसे मतलब वो नहीं होते हैं जो चूहा होते हैं, इस समान एनिमल थे, उनके समान पहले मेमल्स थे। चलो अब देखिए अगला, अब इनको बाद में करते हैं, पहला था आपको देख लेते हैं, इनका आंसर वैसे दिख ही रहा है आपको। देखिए, अभी तक का सबसे बड़ा जो जमीन पे गुजरा था डायनासोर, वो कौन था? उसका नाम था अर्जेंटिनोसोर। ऐसा डायनासोर, सर हमारे मन में ये आ रहा है डायनासोर थे क्या? आपने डायनासोर के ऊपर मूवी देखी है, जुरेसिक नाम का जो मैं नाम बोल रहा हूँ, वो एक्चुअली मूवी डायनासोर के ऊपर ही है। और उसमें क्या है, डायनासोर का साइज बहुत बड़ा था। हमारी किताब ने एक का नाम रखा टीरेक्स करके। उनका साइज आप मान लो 250 फुट था। 250 फीट आप समझ सकते हो, आजकल बाहर आप जब जाते हो तो 10 या 12 फीट की होती है एक फ्लोर का जो साइज होता है, जो हाइट के अंदर होता है, 10 या 12 के अंदर। तो आप ये मान लो 25 फ्लोर बन जाएंगे। उनके दांत छोटे मोटे नहीं थे, जैसा फावड़ा होता है उस समान थे इसके, इतने बड़े बड़े दांत। इमेजिन कर सकते हो आप, 25 फ्लोर का 250 फीट हाइट में इतने बड़े डायनासोर गुजरे हैं। तो जमीन पे अभी तक का गुजरने वाला सबसे बड़ा डायनासोर कौन था? उसका नाम अर्जेंटिनोसॉर। ऐसा साइंटिस्ट कौन है जिन्होंने इन्फ्लुएंस करा था डार्विन को, मतलब इस पे ऐसा डाला? उसका नाम है थॉमस माल्थस। ऐसा आइलैंड का नाम बदल में डार्विन ने काम करा, गैलपागस आइलैंड। तो गैलपागस आइलैंड के ऊपर क्या है, इन्होंने काम किया था डार्विन ने। अगला, नेम द साइंटिस्ट हु बिलीव्ड म्यूटेशन कोज स्पीसीज। देखो बड़ी म्यूटेशन है उससे नई स्पीसीज बन जाती है, इजिडोविरिस इसका ये नाम है। आइडेंटिफाई द एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग, तो इसका आंसर क्या आएगा? आई ऑफ द ऑक्टोपस एंड मैमल, बिल्कुल। अगला, फिलिपर्स ऑफ द पेंगुइन एंड डॉल्फिन। भाई कन्वर्जेंट का इवोल्यूशन का एग्जांपल ये भी है और ये भी है, ये दोनों ही है। और यहाँ पर उन्होंने क्या है, और ये है हमारे पास में होमोलोगस का, ये होमोलोगस का एग्जांपल है। क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट, मतलब किस में से बताना है वो। तो इन्होंने क्या इस एक का नाम दिया, ये भी हो सकता है ए वाला भी। व्हाट डू यू मीन बाय साल्टेशन? साल्टेशन का मतलब होता है एक ही स्टेप में एक ही बार में बड़ा चेंज हो जाए। और हिडिडोविच ने जो नाम बोला यहाँ पे का, साल्टेशन ही कहा था। सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन को क्या बोलते हैं? साल्टेशन, पीवीआईपी। कब है देखो, 2013 में ये, 2015 में 15 15 और ये 23। वैसे आपको सब बता दिए। चले अब इनको करने से पहले अब बताओ सर क्या है वो, आ जाओ अब पढ़ते हैं उन चीजों को जो आपको मैंने बताई है, जो मतलब ये बार बार आ रहे थे। समझिए प्लीज ध्यान से। यूनिवर्स कितना पुराना है? एनसीईआरटी, शायद देखे ध्यान से क्या प्लीज, यहाँ एक नाम लिख रहा हूं मैं ओल्ड एनसीईआरटी, और एक नाम लिख रहा हूँ न्यू एनसीईआरटी। अब सर हमें नहीं पता क्या है, प्लीज थोड़ा सा देख लो। ओल्ड एनसीईआरटी में दे रखा है 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड, जो हमारा यूनिवर्स है वो 20 बिलियन साल पुराना है। और नई एनसीईआरटी में जो दे रखा है, इन्होंने बताया 13.8 बिलियन ईयर्स है। सर कौन सा सही माने? अब तक अब जो माना जा रहा था ओल्ड के अंदर ये सही था 20 बिलियन का, बट अब नई में ये आ चुका है तो ये सही है। सुन लो ध्यान से। पुरानी किताब में शायद मेरे हिसाब से पेज नंबर होगा 127 ओल्ड में, और न्यू के अंदर पेज नंबर 111 या 10 के आसपास में, भाई देख लेंगे थोड़ा सा। तो पेज नंबर 111 है शायद। तो इन्होंने दे रखा है, क्योंकि मेरे पास मैंने क्या है वो, आप जब गूगल पे डाउनलोड करोगे तो मिल जाएगा आपको। तो पेज 111, तो पेज नंबर बदले हुए क्योंकि कुछ टॉपिक कुछ चैप्टर भी डिलीट हो गए ना, इस वजह से पेज आगे पीछे हुए पड़े। तो यहाँ पर इतने में दे रखा है 27 पे, और वहां पर भी जब आप 127 से बात करते हो तो लाइन नंबर भी 1 ही है पहली लाइन में, और लेटर है तुम्हारे पास दूसरा तीसरा, वर्ड नंबर भी दूसरा तीसरा है। आगे समझ में? तो देखिएगा क्या कहा है, यूनिवर्स हमारा कितना पुराना है, ऑलमोस्ट। देखे सारे बच्चे, ऑलमोस्ट कितना दे रखा है उन्होंने?
13.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड। ठीक है सर, इतना पुराना है, यूनिवर्स मान लिया। अब देखो यूनिवर्स को बनाती क्या है, बहुत सारी गैलेक्सी आती है, ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी, बहुत सारी गैलेक्सी। हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं इसका नाम तो मिल्की वे गैलेक्सी है, आकाशगंगा। हम जिसमें रहते हैं अकेली गैलेक्सी नहीं है, आप खुद इमेजिन कर लो। मैं आपको बताऊं, जो हमारी अर्थ है, जो हमारी खुद की धरती है, आप इमेजिन कर लें, ये पूरा बोर्ड है जो आपको दिख रहा है। आप देखिए इधर क्या बता रहा हूँ आपको मैं, ये पूरा बोर्ड माने कि पूरी कायनात ये है। तो अर्थ की औकात कितनी होगी, देखो ये डॉट शायद आपको दिख भी रहा है, नहीं दिख रहा है, ये भी साइज छोटा है, ये मैंने शायद आपको बड़ा बता दिया अर्थ का साइज। तो हमारी धरती की औकात इतनी है यूनिवर्स के सामने, और इसमें हम रहते हैं, आप खुद मानिए। सर यूनिवर्स तो बहुत पुराना है, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है, पेज नंबर 110 पे, नई में पेज नंबर 126 पुरानी एनसीईआरटी में। अर्थ इज लाइक ए स्पेक। स्पेक का मीन्स आप समझ सकते हो, पार्टिकल जैसा है। एक धूल का पार्टिकल की औकात नहीं रखता हमारी अर्थ की औकात यूनिवर्स के सामने। तो यहाँ पे है ये सर, अपना अपने आप बता रहे हो, आप अपने आप नहीं बता रहा, देखा यहाँ पर क्या है, कंसिडरिंग द साइज ऑफ द यूनिवर्स अर्थ इज लाइक ए स्पेक। देख लो क्या है अर्थ की औकात। और पहली बार अब देखो वीवीआईपी पीवाई क्यों, इसके लिए बता रहा हूँ, जिस थ्योरी ने बताया वो है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी ने क्या बताया, बिग का मतलब बड़ा, बैंग मतलब धमाका। आप खुद इमेजिन करिए, देखो सारे बच्चे क्या कह रहा हूं मैंने आपको ये कहा कि जो बिग बैंग थ्योरी है, इन्होंने क्या कहा बिग बैंग थ्योरी ने, इसको बताने वाला साइंटिस्ट का नाम था, एक का नाम था एबेल लेमेट्रे करके, ये नाम है। समझिए क्या कह रहा हूँ, बिग बैंग ने क्या कहा, ये जो है हमारे पास में ये छोटा सा कोई पार्टिकल आया कहीं से। सर कौन सा पार्टिकल आया, अब देखिए ये इतना सा पार्टिकल, ये पार्टिकल आया, अब इस पार्टिकल में धमाका हुआ, और इस पार्टिकल से ये सारे के सारे सूर्य, तुम्हारे पास सूरज चांद, ये सारी गैलेक्सी सब कुछ, अर्थ वगैरह, जुपिटर मार्स, ये सब के सब बनते चले गए। आप ये मान सकते हो, क्या बेवकूफ वाली बात कर रहे हो, पर अभी तक तो यही माना जा रहा है। सर ये पार्टिकल कहाँ से आया, जो आपने छोटा सा पार्टिकल अभी ये माना, ये आया कहाँ से, कुछ नहीं जानता। सर ऐसा कोई धमाका होता है, नहीं। अगर हम बात करें तो देखो, इस्लामिक अकॉर्डिंग क्या है, तो 6 दिन में बना है पूरी कायनात का हो, पर जो एक धमाके से बनी है, वो धमाका करने वाला कोई इतना ताकतवर, आप जानते ही हो। एक धमाके से जब कोई कोई ब्लास्ट होता है, कोई धमाका होता है, आप सोच सकते हो नुकसान के अलावा कुछ नहीं होता। और यहाँ क्या कह रही किताब हमसे, किताब कह रही है इस धमाके से पूरी कायनात, पूरा यूनिवर्स बना है। तो यकीन करने वाली बात तो नहीं है, बट भाई इसी को मान रहे हैं हम। और ये आग की लपटें थी, जब आप धरती को देखेंगे, अर्थ को देखेंगे, कौन कहता है अर्थ गोल है, अर्थ बिल्कुल गोल नहीं है। अगर मैं आपसे कह दूं कि जो हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ ऐसी है, बताइए यकीन कर लोगे आप, मैं कह रहा हूँ अर्थ ऐसी है, कहेंगे सर आपको फिर आपको कोई नॉलेज ही नहीं है। अर्थ के अंदर आप जानते हो पानी का परसेंटेज ज्यादा है। अगर मैं कह दूं कि अब आपने क्या करा, इसके अंदर यहाँ पर क्या है, इसके चारों तरफ यहाँ पर क्या है, पानी को भर दिया, चारों तरफ पानी को, तो उस पानी की वजह से आपको राउंड दिखाई पड़ेगी। वरना अर्थ के अंदर क्या आप देखते ही हो, जमीन का हिस्सा तो बहुत ही कम है, अर्थ में पानी ज्यादा है। 71% हमारे पास वाटर के पार्ट है, 29% के आसपास जमीन होंगी। अब इसके बीच में भी आता है, वहां पे पानी है तुम्हारे पास, तो हर जगह पे हो, तो अर्थ हमारी गोल नहीं है, बिल्कुल राउंड। समझ में आ रहा क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो ये कैसे बना, तुम्हारे पास क्या बना है, ये चीजें अलग है। देखिए इधर, इसको, इसमें कोई फायदा ही नहीं। देखे अब, तो अर्थ हमारी मतलब कैसी है, क्या है हमारे पास, ये अलग चीजें हैं। अब उन्होंने बताया ये है, अब देखो कैसा हुआ। लो इधर देख लो, एनसीईआरटी क्या कह रही है, बिग बैंग थ्योरी ने बताया ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को एक्सपेंड करने के समझाने के लिए। और क्या कहा इन्होंने, देखो पहले ही क्या कह रही है, यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ, टेम्परेचर मतलब वो जो धमाका था वो कैसा था, सिंगुलर, अकेला हुआ एक बार में, ह्यूज एक्सप्लोजन, अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते उसे, आप बता नहीं सकते उस वर्डों के अंदर। और वो कैसा था, वो था फेरी एक्सप्लोजन, आग की लपटों के साथ में, कहाँ है वो लिखा हुआ है, फेरी का नाम, वो फेरी था तुम्हारे पास आग की लपटों के साथ में। फिर उन्होंने कहा है यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ, टेम्परेचर नीचे डाउन आया, मतलब क्योंकि जब धमाका हुआ तो आग की लपटें निकली, उसके बाद में टेम्परेचर डाउन होता गया है।
फिर उसके बाद में कौन सी गैस बनी है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस बनी। उसके बाद में फिर क्या कह रहा है, गैस हमारी कंडेंस हुई ग्रेविटेशन की वजह से, और उससे क्या है, गैलेक्सी ऑफ बन गई जो हम यूनिवर्स में देखते हैं, फॉर्म द गैलेक्सीज ऑफ द प्रेजेंट डे यूनिवर्स। और आपको बता दूं मैं, एक गैलेक्सी नहीं है, अगर आप मैं अर्थ को बोलूं, सन को आप जानते हो, अगर आप सन के अंदर 1.3 मिलियन, अगर आप 13 लाख अर्थ को रखोगे, तो हमारे पास में क्या है, एक सन की तरह बड़ा एक हमारे पास प्लानिट बनेगा। और सन तो ज्यादा बड़ा भी नहीं, आप देखते हो जो आपको रोशनी देता है, जो हम सबको रोशनी देता है, अगर हमें उसके समान प्लानिट अर्थ को कंपेयर करें हम, तो 13 लाख 1.3 मिलियन 13 लाख अर्थ लग जाएंगे एक सन को बनाने के लिए, साइज के अंदर इतनी सारी फिर इसके बाद में कितने प्लैनेट्स हैं, फिर उन कितने प्लैनेट्स है, एक गैलेक्सी है, और फिर ऐसी गैलेक्सी पता ना कितनी अरब खरबों अरबों है, कितनी ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है, और फिर उन ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज के अंदर से क्या है, फिर एक यूनिवर्स बन रहा है। यूनिवर्स बहुत बड़ा है जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? तो ये सब इन बुकों ने बता रखा था। अब देखे जानते हैं अर्थ कब बनी है, तो अर्थ बनी है 4.5 बिलियन ईयर्स बैक। ये भी पीवाई क्यू है, अभी आया तो था ये, और ये भी पीवाई क्यू था भाई, याद रखना इस चीज को। बिग बैंग ने क्या बताया, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को इन्होंने कहा एक सिंगल एक्सप्लोजन हुआ जो अनइमेजिनेबल है, फिजिकल टर्म में हम बता नहीं सकते उसको। यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ, टेम्परेचर नीचे आया, हाइड्रोजन और हीलियम गैस हमारी बाद में बनी है, गैस आपस में कंडेंस हुई ग्रेविटेशन की वजह से, और उससे गैलेक्सी बनी हमारे आज के यूनिवर्स की। फिर उन्होंने कहा कि अर्थ कब बनी है, तो 4.5 बिलियन ईयर्स बैक। पहली की अर्थ पे देयर वाज नो एटमोस्फियर लो, पहले कोई एटमोस्फियर था ही नहीं। फिर वाटर वेपर, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, ये रिलीज हुए मोल्टन मास से, और इन्होंने सरफेस को कवर किया। तो पहली की अर्थ पे एटमोस्फेयर नहीं था। कौन कौन से रिलीज हुआ बताइए, वाटर के वेपर, क्योंकि जब अर्थ गर्म है आप पानी को डालोगे, तवा होता है जब अम्मी रोटी बनाती है, आप क्या करना, जब रोटी बना के वो एक तरफ हो, तो आप 2-4 बूंद पानी के डाल देना, तो पानी की बूंद क्या करेंगी, एक बोल्ट के समान ऊपर नीचे बाउंस होंगी। सेम टू सेम अर्थ जब एक धमाके से बनी है, एक तुम्हारे पास में क्या है वो, तो इसके अंदर क्या है, बहुत सारा पानी जब बारिश होना शुरू हुई, तो उससे क्या है, टेम्परेचर नीचे आता गया, और जो वाटर था वो वेपर में कन्वर्ट हो गया, इसीलिए कह रहे हैं वाटर वेपर। ये वाटर वेपर तब बने। फिर मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया बनी है बाद में। फिर क्या कह रहा है, यूवी रे जो थी, इन्होंने क्या है, सन से जो निकली यहाँ पर क्या है, इन्होंने वाटर को स्प्लिट किया, ब्रोक किया हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। याद रखना पहले की अर्थ पे ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं थी, पहले जो एटमोस्फेयर था, पहले तो एटमोस्फेयर नहीं था, फिर उसके बाद बना रिड्यूसिंग एटमोस्फेयर, और अब है हमारा आज का एटमोस्फेयर ऑक्सीडाइजिंग, क्योंकि आज ऑक्सीजन है। ऑक्सीडाइजिंग का मतलब है जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है, पहले ऑक्सीजन थी नहीं, पहले था रिड्यूसिंग एटमोस्फेयर। तो ये चीज उन्होंने बताई है। आगे देखो क्या है, ऑक्सीजन ने कंबाइन किया अमोनिया के साथ में, यहाँ अमोनिया और मीथेन के साथ में, और क्या बना है तुम्हारे पास, वाटर एंड CO2 एंड अदर। ओजोन लेयर बनी हमारे पास में, जैसे वो कूल हुआ, वाटर वेपर फेल एज रेन, वो बारिश का समान गिरा है। फिर उससे क्या है, लाइफ अपियर हुई है कब, 500 मिलियन ईयर्स बाद, जब अर्थ बन चुकी है। अर्थ कब बनी है, 4.5 बिलियन ईयर्स बैक। तो लाइफ कब आई, अर्थ के बनने के 500 मिलियन साल बाद। इसका मतलब आज से 4 बिलियन साल पहले। कितने साल पहले, 4 बिलियन। क्योंकि अर्थ को बने, देखो इधर, अर्थ कब बनी है, 4.5 बिलियन ईयर्स बैक एगो, ठीक है। और लाइफ कब बनी है, अर्थ के बनने के 500 मिलियन साल बाद। तो मतलब अब से कितना हो गया, तो अब से 4 बिलियन ईयर्स बैक, ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर्स बैक। कर लोगे, उम्मीद कर रहा हूँ। चलो आगे, ये प्लीज आपको नोट डाउन करना सारी चीज, ये एनसीईआरटी की लाइन है। देखिए अगला क्या कह रहा है। अब देखो लाइफ कैसे बनी। एक कुछ साइंटिस्ट है, कुछ ने ये सोचा, अर्ली ग्रीक थिंकर ने क्या सोचा, देखिए क्या कहा इन्होंने। ग्रीक थिंकर अर्ली जो पहले थे, इन्होंने कहा था कहीं से स्पोर आए दूसरे प्लानेट से, और उन प्लानेट से क्या है, यहाँ पर क्या डिफरेंट प्लानेट से ट्रांसफर हुए अर्थ के ऊपर, और उससे लाइफ बनी है। कहेंगे प्रूफ कहाँ है, प्रूफ भी नहीं है, और इस थ्योरी को बोला गया पेंसपर्मिया, BBI की। अभी भी लोग कहते हैं कि लाइफ कहीं और प्लानेट से इस प्लानेट पे आई है, मतलब अर्थ पे जो जिंदगी आई है वो किसी और ग्रह से आई, किसी और प्लानेट से आई। सर हम यकीन नहीं करते, यकीन तो हम भी नहीं कर रहे, इसको अभी भी नहीं माना है। और ये कुछ साइंटिस्ट का बहुत फेवरेट टॉपिक रहा है।
अगला क्या कह रहा देखो, कुछ नहीं ये माना कि जो लाइफ है, जो जिंदगी है, वो बन के आई है कहाँ से, डिकेइंग, मतलब सड़ते गलते जो होता है, जैसे कि मड होता है, स्ट्रो होता है, उससे बन के आई है। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है। तो जिन्होंने ये कहा लाइफ बन के आई है डिकेइंग, मड से या स्ट्रो से, उसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस। लाइफ की मतलब एक उससे बन के आ रही है। और इन्होंने कहा लाइफ कहीं और से आई है, स्पोर की फॉर्म में, किसी और प्लेनेट से स्पोर ट्रांसफर हुआ और उससे लाइफ बनी है। बस प्रूफ नहीं कर पाए, इसका नाम है पेंसपर्मिया। अब देखो, जो लुईस पास्चर, देखो अभी इसका नाम आया था PYQ, लुईस पास्चर ने क्या कहा, देखो भाई, कभी भी लाइफ जो आती है हमेशा वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आती है, प्री एग्जिस्टिंग जो लाइफ है। इन्होंने उस चीज को बिल्कुल नकार दिया और इन्होंने कहा था कि कभी भी क्या है, यहाँ पर क्या है, लाइफ अपने आप बन के नहीं आती है, पुरानी लाइफ से बन के आती है। तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी वाज डिसमिस वंस एंड फॉर ऑल, बिल्कुल खत्म कर दिया इन्होंने। इन्होंने इसकी जड़ों को काट के रख दिया और ये कहा कि जो तुम कह रहे हो लाइफ अपने आप आ रही है वैसे आ रही है, ये बिल्कुल गलत कह रहे हो। तो अगला क्या है, दिस डिड नॉट आंसर हाउ द फर्स्ट लाइफ। अब इन्होंने ये नहीं बताया जिंदगी पहले कैसे बन गई, इन्होंने बस इस बात को क्लियर कर दिया कि लाइफ अपने आप नहीं आई, लाइफ पुरानी लाइफ से आई। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो देखिए इधर, ये नाम भी आ सकता है पेपर में, पेंसपर्मिया, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस, ये भी आ सकता है और ये तो आया ही हुआ है, ये भी आया हुआ था, वैसे आया हुआ। देखिए अगला, अब देखो VVIP, ये 5 मार्क्स में आया हुआ है। अब ये आ गए हैं, 5 नंबर के अंदर है आपके बोर्ड में। एक साइंटिस्ट का नाम है ओपेरिन, देख लो, रसिया से है, और एक का नाम है हेल्डान है, जो इंग्लैंड से है। इन्होंने क्या कहा, जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ है वो पुरानी नॉन लिविंग लाइफ से बन के आई, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, इनसे बन के आई है, जैसे कि RNA और प्रोटीन। जब हम जेनेटिक्स पढ़ रहे थे, बताना वो पहले कौन आया, DNA, RNA, RNA, पहले RNA बन के आया। हमारा जेनेटिक मटेरियल DNA है, मैं मानता हूँ, बट RNA पहले आया DNA से, और DNA से RNA से DNA बना है, क्योंकि DNA थोड़ा रिएक्टिव ज्यादा होता है, इस वजह से वो थोड़ा कम स्टेबल है। अब देखें आगे क्या कह रहा है, फॉर्मेशन ऑफ, ये सुनना जानते क्या कह रहा है वो। इन्होंने अब एक साइंटिस्ट आए, देखो, एक साइंटिस्ट का नाम है मिलर, और एक का नाम था मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट। कहा है मिलर एंड यूरे, यूरे का नाम दिखा, चलो, मिलर नाम है साइंटिस्ट का, 1953 के अंदर। इन्होंने क्या करा, एक अमेरिकन साइंटिस्ट है, इन्होंने सेम कंडीशन को बनाया लैब के अंदर जो पहले कंडीशन थी। इन्होंने उसके लिए क्या है, क्योंकि पहले टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा टेम्परेचर, इन्होंने क्या इसके लिए लाइट इस्तेमाल करा, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। फिर इन्होंने क्या है, उस अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर, देखो ये एक्सपेरिमेंट इनका होगा यहाँ पर, क्लियर दिख रहा है नहीं दिख रहा, ये बताओ, दिख रहा है क्लियर? देखो उन्होंने क्या करा, मैं आपको समझाता हूँ। ये इन्होंने एक अपने क्या है, इसको लिया, स्पार्क डिस्चार्ज, देखो ये इन्होंने क्या अपना वो बना लिया, इसमें गैस इस्तेमाल करी, मीथेन, अमोनिया, वाटर और हाइड्रोजन। फिर जो टेम्परेचर है, जो यहाँ पे, ये यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगा दिए, और यहाँ टेम्परेचर ले लिया 800 डिग्री सेल्सियस। ध्यान से सुन लो, ये कितना डिग्री लिया है, 800 डिग्री टेम्परेचर, इतना मान लिया। सेल्सियस में बहुत ज्यादा हो गया है पहले का। इन्होंने पहले जैसी कंडीशन, जो एटमोस्फियर जो हमारे अर्थ पे बनी बनी थी, ऐसी कंडीशन वो क्रिएट कराई इन्होंने। और गैस इस्तेमाल ये करिए, पेपर में ये भी आता है कि कौन कौन सी गैस को इस्तेमाल करा, तो ये करा था। फिर क्या है देखो, एक तरफ से क्या है, इन्होंने यहाँ पर बॉइलिंग वाटर है, वो जो बॉइलिंग वाटर ऊपर की तरफ जाएगा हमारे पास, क्योंकि वो तो एक वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा, फिर यहाँ पे जा रहा है। एक तरफ से इन्होंने क्या है, वाटर का आउट किया, एक तरफ से क्या है, पानी को इन किया, और ये वाटर ड्रॉपलेट है। और यहाँ पर क्या है, जो कुछ बन के आया इनके अंदर, वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें इनको क्या मिला है, इन्होंने पहली बार, याद रखना, इन्होंने कहा कि जो लाइफ है जो हमारे पास बन के आई है, वो उनके जो मोलिक्यूल है नॉन, जैसे कि हमारे पास RNA, प्रोटीन, अमीनो एसिड, ये सब बन के आए इसके अंदर। जब मैंने इसको चेक करा, तो यहाँ पर क्या है, इनके अंदर आपको RNA के कॉन्स्टिट्यूएंट मिल जाएंगे, प्रोटीन के मिल जाएंगे, ये इन सब को मिले थे यहाँ पर। इनमें जैसे कि एमिनो एसिड आ गया, नाइट्रोजनस बेस मिले इनको यहाँ पर। तो इससे पता चला कि जो लाइफ है तुम्हारे पास वो इस तरह बन के आई। तो ये एक्सपेरिमेंट करा था उन्होंने अपना। देखिए अगला, यहाँ बताता हूँ, इन्होंने क्या देखा, देखो कितना टेम्परेचर लिया है, 800 डिग्री, देख लो यहाँ पर। इनके अंदर क्या ऑब्जर्व करा, उसने बन के कौन आया था, एमिनो एसिड, उस एक्सपेरिमेंट के अंदर। और उससे क्या है, कुछ शुगर बन के आ गई, क्योंकि पेंटो शुगर DNA में होती है। नाइट्रोजन बेस, अभी जो नाम ले रहा था, ये बन के आया, कुछ पिगमेंट बन के आया और फेट बन के आया। और ये पता लगता है इससे
कि हमारे पास में एनालिसिस ऑफ मेट्रोइड को जब हम एनालाइज करते हैं तो उसे पता चलता है कि ये कंपाउंड ऐसे प्रोसेस कहीं और भी चल रहे हैं स्पेस के अंदर। इसका मतलब इनका ये मानना है कि जो लाइफ है वो कहीं और भी है, अर्थ को छोड़कर कहीं और भी लाइफ है। तभी तो कहते हैं एलियन होते हैं। सर हमने तो नहीं देखा है, हमने भी किसी ने भी नहीं देखा है, पर मानते तो है। एलियन का मतलब जिसके बारे में कोई जानता नहीं हो, एलियन लोगों का। अब तो हमारे पास 21st सेंचुरी है, तो लोग ये भी कह रहे हैं एलियन ऐसे भी हो सकता है कि वो इंसानों के बीच में रह रहे हो और ऊपर इंसानों को नजर नहीं आते हो। पता ना कितनी तरह की थ्योरी चल रही है, साइंटिस्ट तो आज भी काम कर रहे हैं ना। तो आप देख सकते हैं कि कैसे पता चला। और यहाँ देखो सारे बच्चे क्या कहा, इस लिमिटेड एविडेंस, अभी पूरा एविडेंस नहीं मिल पाया, जो इन्होंने क्या है, केमिकल इवोल्यूशन वाज मोर और लेस एक्सेप्टेड। इन्होंने कहा कि जो केमिकल का इवोल्यूशन है, ये केमिकल इवोल्यूशन हुआ है, लाइफ अपने आप बन के नहीं आई, केमिकल से बन के आई है। जैसे कि तुम्हारे पास इन्होंने टेम्परेचर लिया, ये बना के दिखाया। ये नहीं पता, वी हैव नो आइडिया द फर्स्ट रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल ऑफ लाइफ अरोज। इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। अब देखो आगे, पहली बार ऐसा सेल जो नॉन सेलुलर है, पहली बार ऐसी लाइफ जो नॉन सेलुलर है, वो बन के आई है आज से 3 बिलियन साल पहले। यूनिवर्स कितना पुराना है, 13.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड। अर्थ कितनी पुरानी है, 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। फिर अर्थ के कितने साल के बाद में लाइफ बनी है, 500 मिलियन साल बाद, मतलब आज से 4 बिलियन ईयर्स है वो। पहली बार नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कब बनी, 3 बिलियन ईयर्स है वो। ये डाटा याद रखना प्लीज। देखिए अगला क्या लिखा है इन्होंने, ये पूरा डायग्राम आपको रखना याद और बनाना भी है। ये 5 नंबर में आया हुआ है, इसलिए आपको शुरू करना ऊपर से यहाँ। देखिए अगला क्या लिखा है इन्होंने, जो कैप्सूल बन गया इन्होंने बताया। फिर पहली बार जो सेलुलर फॉर्मूला ऑफ लाइफ है वो कब बन गया है हमारे पास में, आज से 2000 मिलियन ईयर्स एगो। इसका मतलब आप समझ सकते हो, इसका मीनिंग है 2 बिलियन ईयर्स एगो। 2 बिलियन ईयर्स एगो जो सेलुलर फॉर्म है, मतलब सेल की जो लाइफ है, जो सेल बन के आई, वो आज से 2 बिलियन ईयर्स एगो है। फिर आगे क्या है, और ये पता चला जो पहली बार बना है वो सिंगल सेल का बना। बिल्कुल याद रखना, पहली सिंगल सेल ही बनी है। फिर सिंगल सेल से हम तो मल्टी सेलुलर है, इंसान तो बहुत नए हैं। अगर मैं आपको कह दूं ना एग्जाम्पल के तौर पर, सारे बच्चे सुने, एग्जाम्पल के लिए ये किताब है, बता रहा इवोल्यूशन की, ये किताब है, और इस किताब के अंदर हजारों पेज है। इस किताब में हजारों पेज है। अगर आप हर पेज पे जब से दुनिया बनी और अब तक की सारे लिख लो, कौन प्लांट, कौन एनिमल, हमसे पहले कौन आए, इंसानों का नाम आप ये मान लो सबसे आखिरी लाइन में आएगा, आखिरी पेज के आखिरी लाइन में। तो हमसे पहले पता ना कितने इंसान, मतलब कितनी तरह के जीव, कितने तरह के ऑर्गेनिज्म आके चले गए। आप खुद इमेजिन कर सकते हो, इंसान तो बहुत नए हैं, तुम तो बहुत लेटेस्ट हो यहाँ पर अर्थ के ऊपर। अब आगे क्या है, और एक और चीज, जिंदगी बन गई पहली बार वाटर में। हाँ बन गई है वाटर में, याद रखना, पहली बार लाइफ वाटर में बन के आई है। दिस वर्जन ऑफ बायोजेनेसिस, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ, यहाँ पे कहाँ अराइज हुई है तुम्हारे पास में, वो वाटर के अंदर हुई है। हाँ लिखा हुआ है, ऑल लाइफ फॉर्म्स वर इन वाटर इन्वायरमेंट ओनली। देख लो, पानी बन के आई है, और इसको क्या कहता है, बायोजेनेसिस। वो आप देख लेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया। तो ये आपको पूरा बताना है मिलर और यूरिक एक्सपेरिमेंट। तो मिलर ने क्या बताया, मिलर ने पहली सी कंडीशन क्रिएट करी। उन्होंने कौन कौन सी गैस इस्तेमाल करी है, मीथेन करा, अमोनिया करा, हाइड्रोजन करा, इन गैस को इस्तेमाल करा। कौन सी गैस को इस्तेमाल नहीं करा था, ऑक्सीजन। ये पेपर में भी था, पीवाईक्यू में। चले आगे, आगे क्या दे रखा है, अब देखो। एक थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ये रहा थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। इसके 3 पॉइंट है। 3 पॉइंट में क्या है, इनका जो पहला पॉइंट है वो ये है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो पहले बन, जैसे पहले बने थे आज भी वैसे ही है। जैसे जीव पहले बने थे, जब अर्थ बनी थी, वो आज भी ऐसे ही, क्या सच है, नहीं। और इनका मानना है भाई थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन का, इनका क्या मानना है, जैसे जीव पहले बने हो वैसे के वैसे ही है। दूसरा पॉइंट है इनका, जो डाइवर्सिटी है तुम्हारे पास, वो जैसे थी पहले वो ऐसी की ऐसी आज भी है। फिर ये कहती है अर्थ जो है, हमारी धरती जो है, वो 4000 ईयर्स ओल्ड। गलत है। अभी कितना बताया हमने, क्या है, अर्थ कितनी पुरानी है, 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। BY का मतलब क्या है, बिलियन ईयर्स ओल्ड। तो ये कितना बता रहा है, 4000 साल।
बिल्कुल ही गलत है, वो आप समझ सकते हो। अब देखो, साइंटिस्ट का नाम है चार्ल्स डार्विन, वीवीआईपी। डार्विन इसके मेन इंपॉर्टेंट पर्सन है, साइंटिस्ट है, जिनके बारे में पेपर में पूछा जाता है। डार्विन ने क्या है, इन्होंने एक समुद्री यात्रा करी, सी वोएज, और उस बीगल का नाम था, जहाज का नाम था एचएमएस बीगल। अब बता देता हूँ आपको, एचएमएस बीगल। और जिसके ऊपर गए थे ये, उस वाले आइलैंड का नाम हम कर चुके हैं, गैलापागोस आइलैंड। मैंने आपको बताया था, ये क्या नाम था बताइए, गैलापागोस आइलैंड। ये इस वाले आइलैंड पे गए थे। तो डार्विन ने, और जहाज का नाम क्या है, एचएमएस बीगल। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया, इन्होंने इस चीज को जो कह रहे थे बिल्कुल इसको नकार दिया, और बाद में नकारा गया और भी, मतलब औरों ने ही बताया, पर ये कुछ ज्यादा फेमस हो गए थे डार्विन। इन्होंने क्या कहा, डार्विन कंक्लूड दैट existing living forms share similarity to varying degree not only among themselves but also with the life that existed million of years ago। इनका ये मानना है, जो लाइफ आज अब है, इनका ये आपस में मिलती है उन वाली स्पीसीज से जो हमसे पहले रह चुकी है। और थोड़ा बहुत अंतर आ रहा है, क्योंकि वेरिएशन हमें आती जा रही है। एक बात बताओ, हम हैं क्या, हम अपने पेरेंट्स से नहीं मिलते? बिल्कुल मिलते हैं। वो अपने पेरेंट्स से मिलते होंगे, बिल्कुल मिलते हैं। तो इस तरह तो चलता आ रहा ही है। अब इन्होंने इस चीज को बताया, और इन्होंने क्या कहा, देयर हैड बीन एक्सटेंशन ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म इन द ईयर्स गोन बाय जस्ट ए न्यू फॉर्म। तो इन्होंने अपने उसको यहाँ पे क्या आगे बताना और चाहा है, देखे आगे एनसीईआरटी में और भी दे रखा है। इनका एक और वो है जो वीवीआईपी है, प्लीज उसको ध्यान रखना। क्या कहा इन्होंने, इन्होंने कहा था नेचुरल सिलेक्शन, याद रखना ये इसी का टॉपिक है, नेचुरल सिलेक्शन। इनका क्या मानना है, देखो इसको भूलना मत। अब नेचुरल सिलेक्शन ऐसे प्रॉपर्टी, ऐसे कैरेक्टर जो एक ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव बेटर बनाते हैं अपनी नेचुरल कंडीशन में रहने के लिए, वो क्या करते हैं, अपने आप को नेचर में सिलेक्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, चार ऑर्गेनिज्म है, चार ऑर्गेनिज्म है, उनमें से तीन में, चारों में चेंज हुआ, पर चेंज अलग अलग तरह का हुआ। अब एक चेंज एक में ऐसा हुआ कि जो अपने इन्वायरमेंट के लिए उसको बेटर अडेप्टिविटी के लिए बनाता है, अपने आप को बेटर करता है वो एडेप्शन में रहने के लिए। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ? मीन्स मेरा कहने का मतलब है, कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई जीव है, उसमें ऐसा चेंज हुआ जिससे कि अपने इन्वायरमेंट में और बेहतर तरीके से रह सके। अब बताओ, जब बेहतर वहां पर रह सकता है हो, तो उसकी संतान और ज्यादा बनेगी, बिल्कुल बनेगी। जब वो अपने संतान और बढ़ाएगी तो उसका नंबर इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। तो अपनी नेचर में सिलेक्ट हो रहा है कि ना हो रहा है, हो रहा है। यहाँ पर क्या है, इसी को इन्होंने बोला था रिप्रोडक्टिव फिटनेस। तो याद रखना, इन्होंने फिटनेस का नाम इस्तेमाल करा है। अब देखो ध्यान से, आगे लिखा भी हुआ है। तो उन्होंने क्या कहा, क्लाइमेट के लिए ये, और आगे क्या है, फिटनेस ऑफ द इंडिविजुअल, ये इस्तेमाल करा। फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन, फिटनेस क्या है, अब सर कहेंगे जिम में जाते हैं तो आप फिटनेस बनाते हैं, वो फिटनेस नहीं है। यहाँ फिटनेस का मतलब क्या है, रेफर अल्टीमेटली एंड ओनली अबाउट रिप्रोडक्टिव फिटनेस। जैसे कि जो बेटर फिट होंगे इन्वायरमेंट में, बेटर फिट होंगे इन्वायरमेंट में, उनकी संतानें और बनेगी, औरों से ज्यादा। इसीलिए क्या है, वो सर्वाइव करेंगे मोर, विल सर्वाइव मोर एंड हेंस सिलेक्टेड बाय नेचर। और ही कॉल्ड इट एज नेचुरल सिलेक्शन। उसको क्या बोला गया था, नेचुरल सिलेक्शन, ये था वो। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? तो उन्होंने कौन सी फिटनेस की बात करी, रिप्रोडक्टिव फिटनेस। और इसका मीनिंग क्या होता है, ऑर्गेनिज्म अपना नंबर बढ़ाता है, और उससे क्या होता है, नंबर बढ़ाने के बाद में क्या है कि वो अपने नंबर बढ़ाने के बाद उसके जो ऑर्गेनिज्म है वो ज्यादा सर्वाइव करते हैं और बेटर फिट हो जाते हैं, और इसी को बोला नेचुरल सिलेक्शन। ये पेपर में भी आया हुआ है। अब देखें आगे, एक और साइंटिस्ट है अल्फ्रेड वेलेस। इन्होंने काम करा था, ये नेचुरलिस्ट है, इसका नाम है मले आर्किपिलागो। इन्होंने इस पे काम करा, मले आर्किपिलागो के अंदर। और इनका भी सेम कंक्लूजन आया, सेम कंक्लूजन जो उसका आया था डार्विन का। तो पेपर में आ सकता है, ऐसा साइंटिस्ट कौन है जिनका सेम कंक्लूजन आया है, तो उसका नाम है हमारे पास में अल्फ्रेड वेलेस। हाँ, अच्छा, जिससे इंस्पायर हुए थे वो थॉमस माल्थस थे। थॉमस माल्थस वो अलग है। देखें आगे, अगला क्या है हमारे पास, अब देखो वीवीआईपी नाम, ये वाली चीज। अब यहाँ उन्होंने दे रखा है, देखो मैं आपको समझाऊं। यहाँ पर, यहाँ एड करता हूँ, देखिए। एक नाम है होमोलोगस, ध्यान से देख लो अभी, क्या नाम है, होमोलोगस। और एक नाम है एनालोगस। अब नाम को समझिए, होमोलोगस स्ट्रक्चर पूरा नाम, और एक नाम है एनालोगस स्ट्रक्चर।
होमोलोगस स्ट्रक्चर क्या होता है? होमो का मतलब क्या है? सेम। ऐसे हमारे पास वो जिनका स्ट्रक्चर क्या होता है? सेम। देखिए इधर, जिनका हमारे पास में क्योंकि सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन। तो जब स्ट्रक्चर अलग होते हैं, जब स्ट्रक्चर सेम होते हैं और डिफरेंट फंक्शन होते हैं, उसको बोलते हैं होमोलोगस स्ट्रक्चर। इसका एग्जांपल हमारी बुक में क्या है? फोर लिम्ब ऑफ, देखिए एनसीईआरटी ने दे रखा है, आप पढ़ लेना। फोर लिम्स ऑफ, एक है वेल, एक है बैट, एक है वेल हो गया, बैट, चीता। चीता क्या? टाइगर खाओ ना, बुक ने चीता ही बोला है, घबराइए मत। चीता। इसके अलावा क्या है हमारे पास में? वेल, बैट, चीता। एंड इसके अलावा क्या है? ह्यूमन बीइंग भी तो कर लो, ह्यूमन बीइंग। अगर आप इनके फोर लिम्ब को चेक करोगे, इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। क्या है बताइए सारे बच्चे? सेम है। सर सेम कैसे है? और काम इनका अलग है। जैसे क्या बताइए, चीता में किस में आएगा काम? रनिंग में आएगा। बैट में किस में आएगा? फ्लाइंग में। इसमें किस में आएगा? स्विमिंग में। और ह्यूमन में किस में काम आएगा? वॉकिंग में। तो काम सबका अलग है। जैसे कि देखिए, वेल का जो फोर लिम्ब है, भाई बताओ वेल क्या है? एक मैमल है जो पानी में रहता है, तो किस में काम करता है वेल में? और स्विमिंग के अंदर, तैरने में। और बैट किस में करेगा? चामचीड़ है जो, फ्लाइंग में। चीता किस में करेगा? रनिंग में। और ह्यूमन बींग किस में करेगा? वॉकिंग में। अब मुझे बताओ सारे, काम सबका अलग अलग है कि नहीं? कोई तो तैरने में कर रहा है, कोई उड़ने में कर रहा है, कोई भागने में कर रहा है, कोई चलने में कर रहा है। तो काम तो सबके अलग अलग है, पर स्ट्रक्चर क्या है? सेम। तो उनको बोलते हैं होमोलोगस स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं बताइए? होमोलोगस स्ट्रक्चर। और इस इवोल्यूशन का नाम क्या होता है? ध्यान से सुनना, इस इवोल्यूशन का नाम होता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, डीवीआई। तो आप इसको शॉर्ट में याद ऐसे रख सकते हो कि होमोलोगस स्ट्रक्चर कौन सा इवोल्यूशन दिखाते हैं? तो बताइए, उसका नाम है एचडी। एच का मतलब होमोलोगस और डी का मतलब डाइवर्जेंट, एच डी के नाम से। चलो एग्जाम्पल नहीं है, दूसरा एग्जाम्पल है इसका। एक एग्जाम्पल तो ये हो गया। दूसरा होता है हमारे पास वर्टिब्रेट ऑफ हार्ट एंड ब्रेन। वर्टिब्रेट किसका है? हार्ट का और ब्रेन। वर्टिब्रेट दे रखा है, एक पे तो दिया है हार्ट और एक गेस्ट रखा है हमारे पास ब्रेन। तीसरा एग्जाम्पल, एक हमारे पास होता है बोगनवेलिया और एक होता है कुकुरबिटा। इनमें क्या है? देखो ध्यान से, मतलब देखो इधर, यहाँ दिखाता हूँ। देखना यहाँ पर, ये बोगनवेलिया है और ये कुकुरबिटा है। अब इसमें कांटे थोर है क्या? ना है। और इसमें ये बेल है। बेल का मतलब टेंड्रिल है। अब बताओ, देखो यहाँ पे थोर्न क्या काम कर रही है? बताओ सारे बच्चे, थोर्न किस में कर रही है? प्रोटेक्शन में काम। और ये किस में काम कर रही है? बताओ। ये कर रही है सपोर्ट में। तो काम दोनों का अलग अलग है। ये क्या कर रहा है? प्रोटेक्शन। और ये क्या कर रहा है? सपोर्ट। बट जिससे बन के आ रहे हैं वो सेम ही है। स्ट्रक्चर क्या है इनका? नॉर्मली क्या आता है? सेम ही, जहां से बन के आते हैं। तो इसलिए भी इसका एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है? थॉर्न ऑफ बोगनवेलिया। इसका यहाँ पे थॉर्न किसका है? बोगनवेलिया। और टेंडल किसका दे रखा है बताइए? वो है तुम्हारे पास कुकुरबिटा का। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? होमोलॉजी। ये हो गया। अगला बताया उन्होंने क्या है? अब देखो, अब एग्जाम्पल है एनालॉगस की बारी। सुने अब, किसकी बारी है? एनालॉगस। यहाँ अगला गया होगा पीछे। यहाँ पर देखो एक वो वाली चीज। देखो ये मेन का फोर लिम्ब है, ये चीता का फोर लिम्ब है, ये वेल का है और ये बैट का है। अब देखिए ध्यान से, क्या है इनके अंदर? इनका स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास में? क्या ऑलमोस्ट सिमिलर है, ऑलमोस्ट। पर काम क्या है सबका अलग? यहाँ पर वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग और फ्लाइंग। आया समझ में? नहीं आया तो ये चीज बताना चाह रहा था मैं। अब देखिए अगला, इसके लिए होमोलोगस के बारे में वीवीआईपी टॉपिक सबसे ज्यादा जो पूछा गया वो ये है। और एक ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन। ये दो टॉपिक है, एक तो ये और एक ये। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, बोर्ड 2026। एक मैंने वहां लिखा था और एक यहाँ लिख रहा हूँ। एनोवस का मतलब क्या है? देखो ध्यान से, इसका उल्टा है। स्ट्रक्चर क्या होगा? डिफरेंट स्ट्रक्चर, पर काम एक है, सेम फंक्शन। काम क्या है बताओ सारे बच्चे? डिफरेंट क्या है? स्ट्रक्चर। और काम क्या है उनका? एक है। और एनालॉगस किसको बताता है? ये बताता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अब देखो वो कभी कभी नाम कन्वर्जेंट का देगा, कभी डाइवर्जेंट का। तो एचडी के नाम से याद रख लो, सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन। फोर लिम्ब इनका बता दिया, किसका? वेल, बैट, चीता, ह्यूमन बीइंग। वर्टिब्रेट ऑफ हार्ट एंड ब्रेन। और तीसरा एग्जांपल क्या लिया मैंने?
थॉर्न ऑफ बुगनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा। कर लोगे? इसका किसको बताता है? इसको शॉर्ट कर लो एसी का नाम, घर में एसी लगी होती है। ए का मतलब एनालोगस, सी का मतलब कन्वर्जेंट। और एनालोगस का मीनिंग क्या है? जब स्ट्रक्चर कैसे हो, अलग काम क्या हो, एक, उसे बोलते हैं एनालोगस। इसका एग्जांपल देखो, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई। अब देखो बटरफ्लाई, अब आप उसके पंख देखो, और एक देखो आप बर्ड, इसके पक्षियों के पंख। पक्षी के अंदर भी उड़ने में काम आ रहे हैं, बटरफ्लाई में भी उड़ने में काम आ रहे हैं, पर दोनों का स्ट्रक्चर अलग है बिल्कुल। तो एक एग्जांपल ही हो गया सर। दूसरा एग्जांपल है आई ऑफ ऑक्टोपस। देखो, आई ऑफ ऑक्टोपस और आई ऑफ मैमल। अब दोनों का क्या कर रही है? काम देखने का कर रही है। तो काम तो देखने का हो गया दोनों का सेम, पर स्ट्रक्चर क्या हो गया? अलग। दो एग्जांपल। सर तीसरा एग्जांपल, अब एक है फ्लिपर, आपने देखो ना पेंगुइन, तो फ्लिपर ऑफ पेंगुइन, इसको पेंगुइन बोलते हैं, फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन। अब देखो, पेंगुइन में भी वही काम हो रहा है और डॉल्फिन में भी वही काम कर रही है फ्लिपर। फ्लिपर दोनों का सेम है, मतलब फ्लिपर जो है यहाँ पर क्या है, इन दोनों का अलग अलग है वैसे, पर काम एक ही कर रही है, डॉल्फिन के अंदर भी और पेंगुइन के अंदर भी। तीसरा, फोर्थ एग्जाम्पल है, वो दे रखा है एक स्टेम। यहाँ पे क्या है, एक तो हो गया तुम्हारे पास, वेट, एक है स्वीट पोटैटो और एक है हमारे पास पोटैटो। सुनो ध्यान से, आलू और शकरकंदी। स्वीट पोटैटो मतलब है तुम्हारी भाषा में शकरकंदी, और पोटैटो मीन्स आलू। अब देखो, पोटैटो पार्ट है स्टेम का, सारे सुन लो ध्यान से, स्टेम का पार्ट है, और जो शकरकंदी है ये पार्ट है रूट का, और वो भी एडवेंटेशियस रूट। अब बताओ, स्ट्रक्चर दोनों का अलग अलग है क्या? ना है, बिल्कुल अलग है। ये स्टेम का पार्ट, ये रूट का पार्ट, और काम दोनों का एक है, वो स्टोरेज। लो, काम दोनों का एक ही है, स्टोरेज करना। तो उम्मीद कर रहा हूं ये यहाँ लिख दिया मैंने आपके लिए, वीवीआईपी है, पहले बता रहा हूँ इस चीज को, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। कर लोगे? नहीं कर लोगे? करना ही पड़ेगा, इसको छोड़ के मत जाना। एक ओरिजिनल इवोल्यूशन ऑफ मैन और एक ये। चलो अगला। अब एक एग्जांपल लिया उन्होंने, क्या है हमारे सामने, नेचुरल सिलेक्शन का। इन्होंने क्या बताना चाहा, देखो ध्यान से, नेचुरल सिलेक्शन का एग्जांपल लिया इन्होंने। इन्होंने एक चीज बताना चाहिए कि नेचुरल सिलेक्शन क्या है, वक्त के अकॉर्डिंग। कितना टाइम हो गया? एक घंटा 2 मिनट। देखिए अगला क्या कह रहा है इसके अंदर, इनमें इन्होंने क्या बताना चाहा, एक एग्जांपल इन्होंने एक्सप्लेन करना चाहा है नेचुरल सिलेक्शन को, कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। यहाँ बात है 1850 के आसपास की, जबकि इंग्लैंड के अंदर, एग्जांपल इंग्लैंड का लिया इन्होंने, इंग्लैंड के अंदर 1850 के आसपास की बात है, जबकि वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ नहीं था। उन्होंने क्या देखा था कि उस टाइम पे मोर वाइट विंग थी, वाइट विंग मोथ थी। मोथ क्या है? इंसेक्ट है। तो व्हाइट कलर के इंसेक्ट ज्यादा थे, जब तक कि वहां पे वो नहीं हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन, 1850 के आसपास। और डार्क विंग जो हमारे पास थी, ये वाली क्या है, ये कम थी। समझ में आ गया? मतलब मोह दो तरह की, एक व्हाइट कलर और एक तुम्हारे पास डार्क कलर। तो जब तक वहां पे प्रदूषण नहीं हुआ था, जब तक वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, तो वहां पे क्या है, व्हाइट वाले ज्यादा थी एक कंपेयर टू डार्क विंग। उन्होंने फिर क्या देखा उसी के अंदर, जबकि 1920 में जब चेक करा गया, तो ये पता चला कि जो व्हाइट विंग मौत है अब बहुत कम हो चुकी है और डार्क विंग ज्यादा हो चुकी है। सर इससे क्या समझ में आया? इंडस्ट्री की वजह से, वहां पर आधुनिकरण, औद्योगिकरण की वजह से, औद्योगिकरण का मतलब होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रीज आने की वजह से क्या है, वहां पे पोल्यूशन ही हो गया, तो वहां के जो साइड के जो ट्री वगैरह आते वो सब के सब ब्लैक हो गए। अब तुम मानते हो कि ब्लैक के अंदर ब्लैक तो रिजेंबल कर जाएगा, मैच कर जाएगा, पर व्हाइट वाला से पहचान में आएगा। अब जो उनका शिकार करने वाला है वो तो उसको आसानी से पहचान लेगा। अब खुद माने, जब इसका कलर ही यहाँ पे क्या, देखो ध्यान से, इसका बैकग्राउंड और इसका यहाँ पे क्या है, यहाँ दोनों को दोनों हमारे पास, ये देखो कितनी यहाँ पे क्लियर है, ये वाला पार्ट, ये यहाँ पे थोड़े पास अलग पार्ट है, यहाँ देखो अलग हो गया तुम्हारे पास। तो इस ब्लैक में तो व्हाइट क्लियर समझ में आ रही है, इसको तो आसानी से पकड़ लेगा, आसानी से। और ये इसमें थोड़ा रिजेंबल कर रही है, तो जो इनका प्रीडेटर, इनका शिकार करने वाला जो प्रीडेटर है, वो इसको पकड़ लेगा और इसको नहीं। इस वजह से क्या है, इसका नंबर कम हो गया, इसका नंबर ज्यादा हो गया। अपोजिट क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। और ये इंसानों की ह्यूमन मेड एक्टिविटी है, और जब कोई एक्टिविटी इंसानों से होती है, उससे कुछ होता है, उसे बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक। आएगा ही आगे नाम।
ये इन्होंने फिर आगे समझाना चाहा है वही पार्ट को पूरा का पूरा। और ये चीज याद रखना, देखो ध्यान से, जो लाइकेन है, वीवीआईपी नाम आया था, डू यू नो लाइकेन कैन बी यूज्ड एज इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इंडिकेटर। हाँ बिल्कुल, लाइकेन इस्तेमाल करते हैं हम अगर आपको पोल्यूशन इंडिकेटर के लिए चाहिए तो लाइकेन यूज आती है। चलो आगे, ये वही पार्ट है सारी की सारी। चलो आगे, इन्होंने क्या बताया फिर डार्विन। अब देखो ध्यान से क्या है, अब एक बात, एक तो डार्विन का नाम आएगा बार बार, और एक किसका नाम है हमारे पास में, हिजरोविच का। हिजरोविच क्या है, इन्होंने किस पे काम करा, देखो हिजरोविच, इन्होंने अपना काम करा इवनिंग प्राइमूज आया इसका नाम। इन्होंने क्या बताया, जो म्यूटेशन का आइडिया है वो आपस में क्या है, वो लार्ज डिफरेंस लेके आता है सडनली, अचानक से। और इन्होंने बताया जो म्यूटेशन है ये इवोल्यूशन करते हैं। बिल्कुल सही बात है, म्यूटेशन से इवोल्यूशन होता है, पर इनका जो था वो नॉट द माइनर वेरिएशन, कम नहीं था, वो ज्यादा था, लार्ज है। अभी मैंने लिखा है था आपको, हिजरोविच के अकॉर्डिंग, हिजरोविच ने काम किस पे करा, इवनिंग प्राइमूज। इन्होंने क्या कहा, म्यूटेशन क्या है, इवोल्यूशन करती है। म्यूटेशन छोटी है, स्मॉल है, लार्ज है, तो लार्ज है। और सिंगल स्टेप म्यूटेशन होती है, और इसको क्या नाम बोलते हैं, यहाँ पे क्या बताओ सारे बच्चे, इनको बोलते हैं साल्टेशन, ये भी नाम आया था साल्टेशन। और डार्विन ने क्या कहा, म्यूटेशन स्मॉल होती है और आराम से होती है, ग्रेजुअल। म्यूटेशन जो तुम्हारे पास है, वेरिएशन है, स्मॉल है और ग्रेजुअल है। और हिल्डोविच क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि एक ही बार में होगा, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन है। तो दोनों सही है अपनी जगह पे। चलो आगे, ये आपको मैं करवा चुका हूँ, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन। अब देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन 18 में और 23 में, अब प्लीज सुन लो ध्यान से, क्या है, राइट अबाउट हिजरोविच थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। और ये डार्विन से क्यों अलग है, बता दो दिया अभी आपको मैंने। डार्विन ने क्या कहा, इसने क्या कहा, इसने क्या कहा, म्यूटेशन कैसी होती है बताइए सारे बच्चे, म्यूटेशन आर लार्ज है, बिल्कुल। फिर और उससे क्या होता है, इवोल्यूशन में हेल्प करती है, हेल्प इन इवोल्यूशन, आप पूरा लिख सकते हैं, हेल्प इन इवोल्यूशन। और लार्ज होती है, इवोल्यूशन में हेल्प करती है। अगला, इन्होंने क्या कहा, सडन, बिल्कुल। और इनमें कोई डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन लेस है। और रैंडम है, कभी भी कहीं भी हो सकता है। और डार्विन इसको अपोजिट कहा है, वही लिखा हुआ है। पढ़ा दिया नहीं पढ़ा दिया, देख लो। अगला क्वेश्चन देखें, व्हाट इज एडेप्टिव रेडिएशन, वीवीआईपी, ये भी अब मैं यहाँ समझाऊं इसको नाम के साथ नहीं। Process of evolution of different species in a given geographical area starting from a point and literally radiating to other area of geographical या habitat is called adaptive variation। आपके पास में क्या है, देखो ध्यान से, आपने अलग अलग स्पीशीज को लिया, अलग अलग स्पीशीज को लिया, और उसको क्या होता है, एक अलग एरिया के अंदर आपने क्या है, अलग एरिया में छोड़ दिया, जहाँ पे रहते हैं, हेबिट का मतलब जहाँ पे कोई रहता है वहां उनको छोड़ दिया। तो उसके अकॉर्डिंग उनके अंदर क्या है, अपने आप को एडेप्ट करेंगे। जिस आपने कई सारे इंसानों को कहा कि तुम वहां बस लो, तुम वहां बस जाओ, तो हर कोई अपने आप को उस एरिया के अकॉर्डिंग एडेप्ट कर लेगा, कर लेगा नहीं कर लेगा, इसी को बोलते हैं एडेप्टिव वेरिएशन। इसका एग्जाम्पल क्या दिया है, डार्विन की फिंच, डार्विन की चिड़िया, 11 यहाँ पे क्या है, और एक्सटर्नल मार्सुपियल, ये दो एग्जाम्पल है, पूछे तो बता देना। तो इवोल्यूशन जब होता है डिफरेंट स्पीसीज का एरिया के अकॉर्डिंग, और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, पॉइंट, और रेडिएट कर रहा है अलग अलग उसके हैबिटेट के अंदर, उसे बोलते हैं एडेप्टिव वेरिएशन। तो ये कब कब है, देखो 2023 और 25 दोनों में। अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ, अब देखो, इंसानों की वजह से, एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है जो मेन मेड ह्यूमन एक्टिविटी है उनसे हो रहा है। एक तो अभी बताया आपको मैंने, क्या है, ओरिजिन ऑफ डार्क विंग मोथ, अभी बताया था ना, पहले व्हाइट ज्यादा फिर डार्क बन गई थी, एक तो ये। दूसरा, इन हम क्या करते हैं, देखो कोई दवाई खा रहे हैं, फिर उसको बीच में छोड़ देते हैं, तो अगली बार आप सेम दवाई को लेते हो तो काम नहीं करती है, इसका मतलब रेसिस्टेंट हो गया। तो ये चीज भी, ओरिजिन ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बैक्टीरिया, क्योंकि वो रेसिस्टेंट हो जाते हैं। आप अगर दवाई खा रहे हो फिर बीच में छोड़ दो, अगली बार सेम दवाई लोगे तो काम नहीं करेगी, फिर आपको हेवी लेनी पड़ेगी उनसे ज्यादा। तीसरा, ओरिजिन ऑफ डीडीटी रेजिस्टेंट मॉस्किटो, मच्छर थे, आप एक दवाई छिड़ते डीडीटी करके, अब बीच में क्या हुआ, आपने छिड़की और फिर कुछ रह गए, कुछ ना मरे, अब जो उस टाइम पे बच गए वो उसके रेसिस्टेंट हो गए। तो ये पूछ रहा है ऐसे एग्जाम्पल दो जो ह्यूमन एक्टिविटी से हुए हैं। तो एक डार्क विंग, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में थे, और दूसरा क्या है, ओरिजिन ऑफ एंटीबायोटिक, और तीसरा ये राइट अबाउट नेंडरथल, बताओ बता दिया नहीं बता दिया, हो चुका है। फिर पूछ रहा है नेम टू प्राइमेट जो 15 मिलियन ईयर्स को रहते थे ह्यूमन के अंदर, तो ड्रायोपिथेकस और रोमापिथेकस बात कर चुके हैं।
घेर थे, गोरिल्ला चिंपैंजी के समान चलते थे, रमापिथेकस आदमी के समान या एप के समान। 2015 में, ये 15। अगला देखिए 2015 में क्या है, डार्विन के अकॉर्डिंग फिटनेस क्या है, बता दिया आपको मैंने। क्या है, जो ज्यादा अपने नंबर को प्रोजोनी को छोड़ेगा उससे क्या होगा, उसके ज्यादा सर्वाइव करेंगे, वो फिट होंगे, और उसी को क्या बोलेंगे आगे, नेचुरल सिलेक्शन। अगला क्वेश्चन, डायनासोर कौन थे, व्हाट आर डायनासोर। डायनासोर अभी तक के सबसे बड़े रेप्टाइल रहे हैं जो जमीन पे अभी तक आए हैं, बिगेस्ट लैंड रेप्टाइल एवर एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ। इनमें एग्जाम्पल नाम टेरोसोर और टीरेनोसोर, कर लेना प्लीज। अगला, दो प्रोपोजिशन ओपेरिन और हेल्डाने की मैंने आपको बता दी अभी, इनका नाम। लाइफ कहाँ से बन के आई है, पुरानी लाइफ से, और लाइफ बन के आई है फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, सॉरी नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, आरएनए और प्रोटीन। और इन्होंने क्या बताया, जो कंडीशन थी अर्थ के ऊपर, वहां पे हाई टेम्परेचर है, और उनके अंदर क्या है, वोल्कानोसॉन, रेड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, और मीथेन था, और अमोनिया, ये सब। पहले एटमॉस्फेयर कैसा था, रेड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग, आज के टाइम पे ऑक्सीडाइजिंग पहला था रेड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। लिख लेना इन क्वेश्चन को सबको। अब देखो, थॉर्न ऑफ बुगनवोलिया, टेंडर कुकुरबिटा, होमोलोगस ऑर्गन है या एनालोगस, बताइए, मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन देखिए 19 में, नेचुरल सिलेक्शन को बताइए मौत का एग्जाम्पल लेके, ये पूरा लिखना है आपको अभी। नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, जिसमें वेरिएशन उसको इनेबल कर देती है बेटर सर्वाइवल के लिए अपने इन्वायरमेंट में, जिससे कि उनका ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोजेनी बन सके। एग्जाम्पल, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, वही सेम चीज ये बताया, ह्यूजेरोविच और डार्विन का, दोनों का ही नाम है। क्या लिखा है, he believed in mutation which cause minor, ये डारूजिम नहीं है भाई, डार्सिन नहीं है, ये डार्विन है। ये भी दीपक वाले पता ना क्या क्या लिख देते, मैं दीपक में लिखा हुआ है, ये डार्विन एक्सप्लेन ना। फिर देखो, गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ बिग बैंग थ्योरी, बात कर चुके हैं, लिख लेना। फिर अगला, विच फैक्टर अफेक्ट और हार्डी बिनो इक्विलिब्रियम, 23 में। हार्डी बिनो इक्विलिब्रियम क्या कहता है, देखो इसके अंदर कौन अफेक्ट कर रहा है, नाम ही सुन लो, जीन माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, और नेचुरल सिलेक्शन, ये 5 फैक्टर है, एनसीईआरटी में भी दिया है। हार्डी बिनो इक्विलिब्रियम का कहना है एलएल की फ्रीक्वेंसी स्टेबल रहती है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ये हार्डी इक्विलिब्रियम का एक स्टेटमेंट आया था, द एलएल फ्रीक्वेंसी इन पॉपुलेशन आर स्टेबल। तो उसको अफेक्ट कौन से करते हैं, 5 फैक्टर जो आपको मैंने बताए। लेमार्क थ्योरी देखो क्या बताती है, लेमार्क की थ्योरी कब है, 23 में और 15 में। इन्होंने कहा था, लेमार्क ने क्या कहा, देखो, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेबल और एक्वायर्ड कैरेक्टर। इनका कहना है इवोल्यूशन जो लाइफ फॉर्म का हुआ है, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, मैंने आपको नाम बोला था, यूज एंड डिसयूज। और इन्होंने क्या कहा, जो कैरेक्टर जीव एक्वायर करता है अपनी जिंदगी के अंदर, वो अगली पीढ़ी में चले जाते हैं। एग्जाम्पल मैं इस हाथ से ज्यादा लिख रहा हूँ, तो ऐसा कहने का मतलब ये है, जो आप हाथ ज्यादा लिख रहे हो, ये अगली पीढ़ी में ये हाथ जाएगा, और अगला हाथ जो पुराना जो आप हाथ इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, लेफ्ट हैंड, वो जाएगा ही नहीं। तो इन्होंने बोला यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, ये बिल्कुल गलत है एकदम। और इन्होंने थ्योरी को सपोर्ट करा। इन्होंने क्या कहा, जिराफ है जो वो क्या काम करते थे, वो पेड़ों के ऊपर पत्तियों को खाया करते थे, तो उससे उनकी गर्दन बड़ी हो गई। सर ये कैसे हो गया, अब इनका मानना था ये कि जिराफ कोशिश करता था पहले, इनका ये मानना था, इस वजह से क्या है, उसके मतलब क्या है, गर्दन बड़ी होती चलेगी ताकि पत्तियों को आसानी से खा सके, और इसलिए और पार्ट उसका इतना बड़ा हुआ नहीं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, उसके पैर नहीं हुए, ये सब नहीं हुआ, ये गलत है एकदम, इन्होंने ये बताया। देखो इधर, टोल ट्री हैड टू अडेप्ट बाय इलोंगेशन ऑफ द नेक, नेक को इलोंगेशन करा दिया। एज दे passes on this acquired character of elongated neck to the succeeding generation, giraffe slowly over the year came to acquire long neck। क्या बिल्कुल बेवकूफी वाली बात उस टाइम पे, भाई उस टाइम पे ये भी बात कहना बड़ी बात थी। चलो अगला, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, बात कर ली हमने। 3 पॉइंट है कि जैसे हम थे पहले वैसे के वैसे ही है, धरती हमारी 4000 साल पुरानी है, और आज नॉर्मली क्या है, हम वैसे के वैसे ही, कोई चेंज ही नहीं आया। पहली बड़ी चीज। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, सर इवोल्यूशन जो चैप्टर का नाम है, ये प्रोसेस है रिजल्ट है, अब बताओ। इवोल्यूशन से पता चलता है, इसका चैप्टर का नाम जो ये है, अभी तक ये तो बिल्कुल क्लियर नहीं है कि रिजल्ट है कि प्रोसेस है।
अभी तक कुछ नहीं कह सकते हम। कुछ कहानियां हमारे पास में क्या है, अभी भी चल रही है, अभी भी प्रोसेस है, और कुछ जो हम देखते हैं आज वो इवोल्यूशन का रिजल्ट है। कुछ चल रही है हमारे पास में, तो इसलिए बिल्कुल क्लियर नहीं कह सकते कि प्रोसेस है या रिजल्ट है, ये दोनों ही है। स्टिल वी आर नॉट वेरी क्लियर वेदर टू रिगार्ड इवोल्यूशन है प्रोसेस और रिजल्ट ऑफ प्रोसेस। कर लेना ही 15, 18, 23 देख लो। होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस के बारे में पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? होमोलोगस स्ट्रक्चर के बारे में देख लो 2017 में। अब बस यहाँ देख लें आप, ये मैंने पढ़ा दिया, अब नहीं बता रहा। अगला 17 में डिवाइन एक्सप्लेन एनोलोगस ऑर्गन, 17 में हो चुका। फिर मिलनो यूरे का एक्सपेरिमेंट 2018 में 5 नंबर में था, कर लेना इसे। होमोलोगस ऑर्गन लो 23 में हो चुका है। फिर उन्होंने क्या एक चीज को अच्छे से पूछा एग्जाम्पल के साथ में, कर लोगे आप। अगला क्वेश्चन क्या है, अब देखो 25 में ये पूरा सब कुछ बता दिया। और देखो ये पुरानी एनसीईआरटी का है, ओल्ड एनसीईआरटी। देखो यहाँ क्या लिया है, यूनिवर्स कितना पुराना है, 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड, और अभी के अकॉर्डिंग कितना है, 13.8, 13.8। सर अब आएगा तो यहाँ पैराग्राफ में खुद दे रखा है आंसर, इसको देकर आपसे पूछा है ओल्ड हमारा जो यूनिवर्स है कितना ओल्ड है, अर्थ कितनी पुरानी, अर्थ कब बनी थी, और यूनिवर्स किससे बना हुआ है, बिल्कुल। और आंसर तीनों का इसमें दे दिया, 20 बिलियन का दे दिया है, और अर्थ का भी दे रखा है 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। हाँ लिखा हुआ है सर, ये नहीं दे रखा, ये रहा देखो, तीनों ही आंसर दे रखे हैं। ये 25 में आया है, कुछ था ही नहीं क्वेश्चन यार, ये तो बेवकूफी वाला दे दिया इन्होंने। और ये इसका पूरा मिलर के बारे में पूछा इन्होंने कि कौन सी गैस को इस्तेमाल करा, तो आप बता दोगे 24 में। देखो 24 में था ये, कौन सी गैस, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, इनका इस्तेमाल करा, वो आप बता देना प्लीज। यहाँ पर ये तुम्हारा चैप्टर इसी के साथ में दिया। तो इसमें क्या है, हमने क्या देखा, हमने सारे पार्ट को ये देख लिया कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, और कैसे इसके पीवाई क्यू है। कुछ को हमने पहले मैंने आपको एमसीक्यू के आंसर बताए हैं, उसके बाद आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है, इसलिए प्लीज वो अच्छे से कर लेना, सबको नोट डाउन करना, और उम्मीद करते हैं अगली बार 26 का पेपर जो आएगा इनमें से ही आएगा। चलो इसी के साथ क्लास को दी एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।